तो यहाँ हम केमिस्ट्री के अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स एंड ईथर्स चैप्टर के कुछ और कंसेप्ट को देख लेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के प्रिपरेशन के बारे में देखा था। अब हम यहाँ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के फिजिकल एंड आफ्टर दैट केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स में सबसे पहले आता है फिजिकल स्टेट। तो हमारा जो अल्कोहल होता है, लोअर अल्कोहल, दे आर कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और लोअर अल्कोहल में प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट भी होता है। इंटरमीडिएट अल्कोहल जो होते हैं, इंटरमीडिएट अल्कोहल, उनका अनप्लीजेंट स्मेल होता है, और जो हायर अल्कोहल होते हैं वो ओडरलेस एंड टेस्टलेस होते हैं। साथ ही जो ब्रांच्ड अल्कोहल है उनका ओडरलेस सॉलिड होते हैं वो। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट में आए तो अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट और फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट ये इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द वैन डेर वाल्स फोर्सेस। तो सीधी सी बात है कि जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे, चाहे वो अल्कोहल हो या फिनॉल हो, उनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। तो ऐसा क्यों? जस्ट ऐसा समझिए कि अगर हमारे पास ऐसा एक चेन है छोटा सा, तो ये ऐसे मैं चेन को एक ब्लॉक समझता हूँ। तो इस टाइप का अल्कोहल है, तो ये ऐसे इतने बड़े बड़े चेन बनाएंगे। अब इनके बीच में ही अट्रैक्शन होगा। अगर मेरा चेन बड़ा है, मान लेता हूँ ये 3 कार्बन की जगह 6 कार्बन का चेन है, तो दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा। अब इन दोनों के बीच में जब अट्रैक्शन होगा तो इतना ज़्यादा सरफेस मुझे मिल रहा है, तो जितना ज़्यादा सरफेस मिलेगा अट्रैक्शन के लिए उतना ज़्यादा ही वैन डेर वाल्स फोर्स होगा, और जितना ज़्यादा वैन डेर वाल्स फोर्स होगा उतना ज़्यादा मुझे हीट डालना पड़ेगा इसे ब्रेक करने के लिए, इसे बॉयल करने के लिए, लिक्विड से वेपर में ले जाने के लिए। Therefore boiling point increases as the number of carbon atom increases। उसके बाद ये है कि ब्रांचिंग के ऊपर कैसा डिपेंड करता है कि जैसे जैसे कार्बन में ब्रांचिंग होने लगेंगे वैसे वैसे इनका शेप जो है ये स्ट्रेट चेन के जैसा के बदले थोड़ा सर्कुलर शेप होने लगेगा, और जैसे जैसे सर्कुलर शेप होने लगेगा हमारा वैन डेर वाल्स फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्कुलर शेप है तो इतनी ही सरफेस पे वैन डेर वाल्स फोर्स अप्लाई होगा, पीछे वाले सरफेस में तो वैन डेर वाल्स फोर्स अट्रैक्शन नहीं दे पाएगा। तो क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज हो जा रहा है, वैन डेर वाल्स फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, एंड इन टर्न हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो दो बातें हैं, जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज अगर हो तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, और अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हो तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। यही 2 पॉइंट यहाँ पर लिखा है। Boiling point of alcohol and phenol increases with increase in the number of carbon atoms because of increase in the van der Waals forces. In alcohol, boiling point decreases with increase in the branching in carbon chain because of decrease in the van der Waals force with decrease in the surface area. तो ब्रांचिंग के कारण इनका शेप सर्कुलर होने लगता है, तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा जिस पे वैन डेर वाल्स फोर्स अप्लाई हो सकता है, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस। उसके बाद ये है कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों में ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि ये बॉन्डिंग, जैसे हमारा ये अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल ये है, यहाँ भी तो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग है, लेकिन मैं इस बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहा। ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, फिर ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। अब मैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ। इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एक दूसरे के संग बॉन्ड बना रहे, जो डॉटेड से दिखाया गया है, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में बॉन्डिंग है तो मुझे ज़्यादा हीट देना पड़ेगा इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, एंड देयरफॉर इनको लिक्विड से वेपर स्टेट में ले जाने के लिए। सिमिलरली ये हमारा एक फेनॉल का मॉलिक्यूल है, फिर ये हमारा दूसरे फेनॉल का मॉलिक्यूल है। तो 2 फेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनके बीच में जो बॉन्ड है इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो हमारे फेनॉल और अल्कोहल दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखिए, द OH ग्रुप इन अल्कोहल एंड फेनॉल इज इन्वॉल्व इन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें ये इन्वॉल्व है। अब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल आर हायर इन कंपेरिजन टू अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड लाइक हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। सेम मास का हो, मॉलिक्यूलर मास अगर सेम हो तो हम देख रहे हैं कि अल्कोहल या फेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है कंपेयर टू
वो हाइड्रोकार्बन या ईथर या हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, हमने लिया है इथेनॉल, दूसरी तरफ लिया है मिथॉक्सीमीथेन और फिर लिया है प्रोपेन। इनका स्ट्रक्चर भी बना है प्रोपेन, देखिए 3 कार्बन वाला है, 1 2 3, 3 कार्बन का प्रोपेन है। मिथॉक्सीमीथेन मतलब ऑक्सीजन है, मिथाइल एक साइड, दूसरे साइड भी मिथाइल, मिथॉक्सीमीथेन ये हुआ, ये हो गया हमारा ईथर। और ये है इथेनॉल C2H5OH। अगर इनके मॉलिक्यूलर मास को देखें तो ये 44 है, ये 46 है, 46 है, तो सिमिलर मॉलिक्यूलर मास है। तब भी हम ये देखेंगे कि क्योंकि इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई है 351 केल्विन। फिर हमारा ईस्टर है 248 केल्विन, और उसके कंपेरेबल है हमारा एल्केन जो यहाँ पर प्रोपेन है, जिनका 231 केल्विन है। तो ये क्या किस लिए हो रहा है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर हायर मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज एब्सेंट इन ईथर और एल्केन। इस ईथर में भी एब्सेंट है, एल्केन में भी एब्सेंट है इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेयर एज एल्कोहल में इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, जबकि इनका मॉलिकुलर मास सबका कंपेरेबल है, 44 44 46 ऐसा कुछ है, लेकिन इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इनका और इनका लो है। अब सॉल्युबिलिटी में आते हैं, तो अल्कोहल या फिनॉल दोनों ही वाटर में काफ़ी अच्छा सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये इजीली एक दूसरे के साथ सॉल्युबल हो जाते हैं। अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद दी वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। दूसरी तरफ जैसे जैसे हमारे अल्कोहल या फिनॉल के साइज़ बड़ा होते हैं, जैसे कि मैं अगर ऐसा समझूं कि एक अल्कोहल है CH3OH और दूसरी तरफ अल्कोहल है ऐसा CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर OH, तो ये तो हमारा मिथेनॉल हुआ, एक ही है नॉल मिथेनॉल। और ये 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा क्या होगा? ये होगा हेक्सानॉल, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। क्योंकि ये जो एल्केन ग्रुप है ना, एल्काइल ग्रुप यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा एल्काइल ग्रुप है इसमें, और इसमें एक छोटा सा एल्काइल ग्रुप है। ये एल्काइल ग्रुप जो होता है ये एक्चुअली हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब पानी से इसे डर लगता है, ये हमेशा वाटर के अपोजिट जाता है, वाटर से मिलता नहीं है। तो अगर बड़ा बड़ा एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होगा अल्कोहल के साथ, तो फिर उनका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगेगी। हालांकि ये OH जो है ये वाटर में अच्छे से सॉल्युबल है, लेकिन ये जो पीछे का एल्काइल ग्रुप है ये बड़े हो जाने से ही सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर से ये हटना चाहते हैं। सिमिलरली ये CH3 छोटा है, ये वाटर में चल जाएगा, लेकिन इतने बड़े एल्काइल ग्रुप वाटर में नहीं चलेंगे। तो यही बात लिखा गया है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एल्काइल या एराइल। एल्काइल मतलब स्ट्रेट चेन वाली बात करें, एराइल मतलब बेंजीन रिंग की बात करें। तो अगर साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप बड़ा हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो एज दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर देयरफॉर सॉल्युबिलिटी तब डिक्रीज हो जाती है। ओके, इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटे सा, कि अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर ये वाला है कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमें स्पीसीज दिए गए हैं, 6 कंपाउंड्स दिए गए हैं, इनको हमें इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है। ठीक है, तो आंसर नहीं देखकर सबसे पहले खुद से करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए ये पेंटेन है, मतलब 5 कार्बन वाला है। ठीक है, ये 4 कार्बन वाला ब्यूटेन है, ये भी 4 कार्बन वाला ब्यूटेन है, ये 2 कार्बन वाला है, ये 3 कार्बन वाला प्रोपेनॉल है, और ये 1 कार्बन वाला मेथनॉल है। तो हम ये जानते हैं ना एटलीस्ट कि जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटा कार्बन तो इसका है, तो ये नंबर 6 ही सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा, और सबसे ज़्यादा कार्बन ये 5 इसमें है, 1 में, तो 1 सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा। इतना समझ आया। फिर 1 के बाद ये 2, ये 2 कार्बन वाला होगा, तो ये हो गया सेकंड बॉइलिंग पॉइंट में, सबसे कम इसका फिर इसका। फिर 2 के बाद 3, तो ये हो गया 5 नंबर पॉइंट, ये 3 कार्बन। अब 4 2 है, इसमें अब मुझे कंपेयर करके सॉर्ट आउट करना है कि कौन सा ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा। तो जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो ये ब्यूटेन टू ऑल, इसे अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो कैसे ड्रॉ करूँगा? ऐसा, इसके ऊपर OH होगा और बाकी सब H3 और H2 H
और H3 ऐसा। तो इसमें एक ब्रांचिंग है ऐसा इधर पे, ठीक है ना, ऐसा शेप ऐसा है, इनका ब्रांचिंग है। और अगर ये मैं ब्यूटेन 1 ऑन करूँगा तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन जैसा ऐसा आएगा। तो जब ब्रांचिंग बढ़ रहा है इसका मतलब कि उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होने वाला है। तो देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ तो पहले 3 आएगा, मतलब ये रोमन 3 ये कंपाउंड, और फिर ये वाला 2 कंपाउंड, और फिर ये नंबर 1, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है तो इसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब देखिए इसके संग अगर इसे मैच किया जाए तो 1 2 3 5 4 6, 1 2 3 5 4 6, तो हमने इसे कर लिया खुद से, ठीक है। दूसरी तरफ और एक है यहाँ पर पेंटेन 1 ऑल एन ब्यूटेन पेंटेनाल एंड इथॉक्सी इथेन, ये अलग अलग कंपाउंड है। यहाँ पर तो सारे अल्कोहल थे, यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड है। तो अब ये देखते हैं कैसे हो सकता है। ये तो पेंटेनाल है, इसमें 5 कार्बन होंगे, सॉरी पेंटेनॉल है, मतलब 5 कार्बन वाला अल्कोहल है। ये 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, ये नाल AL का मतलब होता है एल्डिहाइड, तो ये 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, ओके। इथॉक्सी इथेन ये मतलब है कि ईथर है, ये ईथर, ओके। इस साइड भी CH2 CH3 और इस साइड भी इथाइल ग्रुप, दोनों तरफ ही इसमें इथाइल ग्रुप है, ठीक है ना, दोनों तरफ ही इथाइल ग्रुप है। ऑक्सीजन के इस साइड भी CH2 CH3, इस साइड भी CH2 CH3, तो टोटल इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। इसमें 5 कार्बन है एल्डिहाइड है, इसमें 5 कार्बन है अल्कोहल है, और ये 4 कार्बन वाला ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेन है, ओके। तो इसमें से तो सबसे पहले मुझे पता है 5 कार्बन वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, और अल्कोहल और एल्डिहाइड को कंपेयर करूँ क्यों, तो अल्कोहल तो हमने पढ़ा ही है कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। तो इनका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, इसे 1 को सबसे आगे लिख देता हूँ, उसके बाद इस 3 का होगा, तो ये 3 को उसके पीछे लिख देता हूँ बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में। अब रहा ये वाला और ये वाला, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन है, इसमें कुछ भी कार्बन कोई भी ऑक्सीजन और नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, स्ट्रेट चेन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इसके कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होगा, इनका और भी कम। तो ये हो गया हमारा 4 और ये वाला हो गया हमारा 2, ऐसा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा 2 फिर 4 फिर 3 फिर 1, देखिए 2 4 3 1। यहाँ भी एक रिमार्क ऐसे लिखा है कि एज कार्बन increases boiling point increases, alcohol has high boiling point due to hydrogen bonding। तो हमने ये सब देख लिया यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, ओके। तो अल्कोहल जो हमारा है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जब आएंगे तो ये अल्कोहल 2 टाइप से बिहेव कर सकता है, एक है न्यूक्लियोफाइल के जैसे भी बिहेव कर सकता है, और एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे भी बिहेव कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियो फाइल मतलब अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव, न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव होता है, फाइल मतलब अट्रैक्शन, तो इट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव। कौन सा क्या चीज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव होगा, जो खुद नेगेटिव हो वही अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव होगा। और ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा तब बिहेव करता है जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटे। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक अल्कोहल का एग्जाम्पल ले ही लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ऐसा CH3OH ऐसा है ना, OH को एक साथ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अलग से ऐसे लिखा हूँ क्योंकि ऑक्सीजन एक C के संग बॉन्ड बना रहा है, एक H के संग बॉन्ड बना रहा है। इसे और अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं कि COH और ये 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड ऐसे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसे तब बिहेव करेगा जब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड यहाँ से टूटेंगे, ऐसे, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मीन्स OH जो है ये जब टूटेगा ऐसे बीच से, तब ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा। और जब इलेक्ट्रोफाइल के जैसे कब काम करेंगे, जब यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, मतलब OH एक साथ अलग होगा कार्बन के संग, तो ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रोफाइल के जैसे काम करेगा। समझने की बात यही है इसमें। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रो मतलब नेगेटिव, फाइल मतलब अट्रैक्शन, तो जो नेगेटिव के तरफ अट्रैक्ट हो वो खुद क्या होगा, पॉजिटिव, तो ऐसा। और इसमें समझने की बात है कि देखिए जब मैं ये ग्रुप को देखूं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के संग कंपेयर करूं तो क्या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो ये नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जब और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बात करूँ तो कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है, ठीक है।
अब आप देखिए, अगर ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करना है इसे, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के में बॉन्डिंग का ब्रेक होगा, मतलब यहाँ से ब्रेक हो रहा है। अगर यहाँ से ब्रेक हुआ तो रिमेनिंग क्या रहा, इतना। अब इस रिमेनिंग में देखिए ऑक्सीजन पे माइनस साइन है, तो ये नेगेटिव के जैसा काम करता है ना न्यूक्लियोफाइल, तो ऑक्सीजन पे माइनस साइन है। तो H+ गंवाने के बाद, लूज़ करने के बाद हमारा जो अल्कोहल है वो एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करने लगेंगे। ओके, तो ये हुआ। वेयर एज अगर मैं यहाँ पर ऐसे करूँ कि अब मैं यहाँ से ब्रेकिंग करूँगा ये वाले से, तब आप देखिए OH के जाने के बाद यहाँ पर कार्बन क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये अल्कोहल में से अगर OH चला गया तो इतना ही कुछ बचा है, और इसमें ये C पॉजिटिव है। C पॉजिटिव मतलब ये अब एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे काम करेगा। तो आप इस तरीके से भी इसे याद रख सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड टूटने पर ये कैसे बिहेव करेगा। तो ठीक है, अभी इलेक्ट्रोफाइल के जब जैसे बिहेव करे तो इनके अंदर हम इनकी एसिडिटी ऑफ अल्कोहल और फिनॉल्स पढ़ेंगे, और फिर स्टेरिफिकेशन पढ़ेंगे। और ये एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स और फिनॉल्स को भी समझने के लिए हम इनका रिएक्शन विथ मेटल्स करेंगे, फिर एसिडिटी ऑफ अल्कोहल और फिर एसिडिटी ऑफ फिनॉल के ऊपर डीपी में पढ़ेंगे, और फिर स्टेरिफिकेशन पढ़ेंगे। अगर इतना कुछ पढ़ लिया तो हमने एज अ न्यूक्लियोफाइल ये कैसे बिहेव करते हैं ये हमने पढ़ लिया। इलेक्ट्रोफाइल के लिए हमें रिएक्शन विथ HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड, फिर डिहाइड्रेशन एंड ऑक्सीडेशन अल्कोहल का देखना पड़ेगा। चलिए पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो यही सारी बातें यहाँ लिखी है। सबसे पहले कि अल्कोहल रिएक्ट्स बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों की जैसा काम करते हैं। तो द बॉन्ड बिटवीन O एंड H इज ब्रोकन व्हेन अल्कोहल एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करते हैं तो OH के बीच का बॉन्ड टूटता है, ठीक है। और द बॉन्ड बिटवीन C एंड O इज ब्रोकन व्हेन अल्कोहल एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल एंड प्रोटोनेटेड अल्कोहल रिएक्ट्स इन दिस मैनर। तो इलेक्ट्रोफाइल के जैसे जब एक्ट करेंगे तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल ही इस तरीके से काम करता है। देखिए पहले ये वाले को थोड़ा देख लेते हैं। द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज ब्रोकन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। देखिए कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये हमारा अल्कोहल है, ROH अल्कोहल है। यहाँ पर इसे एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट करने के लिए ये वाला बॉन्ड जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये बॉन्ड टूटना होगा। कैसे टूटता है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इसमें लोन पेयर है, ये कार्बोकैटायन को जाकर अटैक किया सीधा, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन के संग देखिए जुड़ रहा है, और फिर ये हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है और अलग हो जाता है। तो ये ROC के संग जुड़ गया, H अलग। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर यहाँ से यहाँ फाइनली देखें तो क्या पता चल रहा है कि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, ठीक है। ये H जो है ये निकल कर बाहर चला गया, और ये वाला जो C था ये जाकर इस यहाँ पर आकर जुड़ गया, C+ इस O- के संग आकर जुड़ गया, और ऐसा जुड़ गया तो हमें ये दिख रहा है, देखिए ROC दिख रहा है, और H जो था यहाँ पर वो अलग से बाहर। तो कौन सा बॉन्ड टूटा, यही वाला बॉन्ड टूटा है, ये हमें समझ आ रहा है, ये वाला बॉन्ड टूटा है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड। तो यहाँ पर इट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, जब इलेक्ट्रोफाइल के जैसे एक्ट करना होगा तब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा। ओके, कैसे टूटेगा, जब ये टूटेगा तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनकर टूटेगा। देखिए कैसे क्या हो रहा है, इसके बारे में अगर थोड़ा पढ़े तो ये सबसे पहले आपको समझ आ रहा होगा कि अल्कोहल है, RCH2OH एक अल्कोहल है, ये प्रोटोनेटेड होगा, मतलब इस अल्कोहल में एक प्रोटॉन ऐड होगा। तो H+ एक प्रोटॉन है, कहाँ पर ऐड होगा, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, और ये अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास ही लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर के पास जाकर ये प्रोटॉन ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक इस लोन पेयर पे या नीचे वाले ऊपर वाले पे ये H+ जाकर जुड़ जाता है, तो ये जुड़ गया। अब ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो ये हमारा है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल से फिर इलेक्ट्रॉन जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन के पास चला जाए तो ये पूरा वाटर बन के अलग हो गया। मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं कि पहले OH था अल्कोहल में, पहले OH था, एक H+ अलग से आया और O के संग जुड़ा, तो O के संग H+ ये सब जुड़कर क्या बन जाएगा, वाटर बनकर वो अलग हो गया, और यहाँ क्या रह गया, R+। बस वही बातें यहाँ पर आपको समझ आ रही होगी। तो पहले OH था, इस OH के संग H आकर जुड़ा, अब ये हो गया हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। यहाँ भी देख सकते हैं ना, OH और प्लस,
तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल ये बना। इसमें से फिर ये O और 2 H यहाँ से अलग हो गए, इस पूरे में से ये अलग हो गए, ठीक है ना, ये वाले इतना पार्ट इस पूरे में से अलग हो गए। तो ये जब अलग हो रहा है तो ये क्या है, H2O बनकर अलग हो गए और यहाँ पर एक प्लस चार्ज रह गया, तो ये हमारा एक कैटायन बन गया, कार्बो कैटायन। ओके, अब ये कार्बो कैटायन जब बन गया मतलब ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ठीक है। अब कहाँ से बना, ये अल्कोहल से ही निकला है। कैसे निकला, अगर आप बीच के स्टेप्स को हटा दे तो आपको क्या समझ आएगा कि सबसे पहले ये था, सॉरी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक सबसे पहले ये था। अगर यहाँ से मैं इसे तोड़ दूँ तो ये प्लस और ये माइनस बनकर अलग, तो आप देखिए यहाँ से अगर मैं तोड़ दिया तो ये वाला हमारा प्लस पार्ट है, और जो ये माइनस बनकर अलग हुआ है ये H प्लस के संग जुड़कर वाटर बन गया। अब हमें सिर्फ ये मिल रहा है जो है कैटायन, कार्बो कैटायन, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल का क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आकर या नेगेटिव आकर इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा, ये खुद जाकर कोई नेगेटिव को अटैक करेगा, करके एक नया कंपाउंड बना देगा जो यहाँ बन रहा है। तो इस तरीके से एक हमारा जो ये अल्कोहल है वो एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे भी एक काम कर सकता है जब O और H के बीच का बॉन्ड टूटे तो, और एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे भी काम कर सकता है जब ये C और O के बीच का बॉन्ड टूटे तो। अभी हम फिलहाल एज ए न्यूक्लियोफाइल ये कैसे एक्ट करते हैं उनके ऊपर कुछ स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही टॉपिक भी लिखा है, अल्कोहल एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल NU, और रिएक्शन विथ मेटल्स हम देख रहे हैं। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट कर रहे हैं, ये याद रखना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटने वाला है। ओके, तो देखिए अल्कोहल एंड फिनॉल्स रिएक्ट्स विथ एक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम टू यील्ड कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड या फेनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये एल्कोक्साइड फेनॉक्साइड क्या होता है, मतलब कि एल्कोक्साइड क्या चीज़ से बना है, देखिए एल्काइल और ऑक्साइड, ये 2 वर्ड से बना है, मतलब कि एक R होगा और एक O होगा। ओके, और यहाँ पर फेनॉक्साइड 2 वर्ड से बना है, फेनॉल प्लस ऑक्साइड, मतलब एक बेंजीन रिंग होगा और साथ में उसके एक O होगा, ठीक है ना। तो आप देखिए क्या बनता है, तो ये हमारा एक अल्कोहल है ROH, ये एक सोडियम के संग, ये सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम कुछ भी हो सकता है, यहाँ सोडियम लिया गया है। तो अल्कोहल एक सोडियम के संग रिएक्ट कर रहा है और साथ में क्या बना रहा है, अभी सोडियम एल्कोक्साइड बना रहा है, ये एल्कोक्साइड लिखा है ना। तो देखिए ये हमारा हुआ एल्काइल ग्रुप, ये ऑक्साइड और ये सोडियम, तो सोडियम एल्कोक्साइड बना। हुआ क्या, यहाँ से बॉन्ड टूटा है, ये हाइड्रोजन निकल के बाहर और ये सोडियम यहाँ आकर अटैच्ड, ठीक है। और जब ये बॉन्ड टूट रहा है मतलब कि ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम कर रहा है, तो वही हो रहा है यहाँ पे। देखिए ये Na यहाँ पर जुड़ा और हाइड्रोजन बाहर, 2 मॉलिक्यूल थे तो यहाँ पे H2 ऐसे, ये हमें मिला सोडियम एल्कोक्साइड। यहाँ पर अगर एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कराया जाए इसे, ये हमारा कौन सा अल्कोहल है, ये टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, 4 कार्बन ग्रुप है इसमें, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका अगर एल्युमिनियम के संग रिएक्शन कराया जाए तो देखिए क्या मिल रहा है, फिर से ये H बाहर और एल्युमिनियम अंदर, लेकिन एक एल्युमिनियम 3 मॉलिक्यूल्स के संग जुड़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये होल 3 Al लिखा है। और यहाँ पर हमारी जो हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन एटम्स बाहर निकले, यहाँ जाकर 3H2 बन गए। ओके, तो यही बातें यहाँ लिखी है। तो इट यील्ड्स एल्कोक्साइड देते हैं या फेनॉक्साइड देते हैं, साथ में हाइड्रोजन देते हैं। तो देखिए यहाँ भी हमें हाइड्रोजन मिला, यहाँ भी हाइड्रोजन मिला, मेटल से रिएक्ट कर रहे हैं तो ऐसा मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है, जब भी कोई मेटल के संग अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा एल्कोक्साइड या फेनॉक्साइड, अगर फिनाइल ग्रुप होगा तो फेनॉक्साइड, अगर एल्काइल ग्रुप होगा तो एल्कोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर एक फिनॉल ही लिए हैं, फिनॉल के संग अगर सोडियम रिएक्ट करे तो सेम वही बातें होंगे कि यहाँ पर जो हमारा O और H के बीच बॉन्ड था वो टूटेगा, ठीक है, और ये H अलग हो जाए, बाहर निकल रहा है और Na अंदर जा रहा है, तो ये देखिए ऐसा मिलेगा। और H यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल थे तो यहाँ पर इसलिए H2। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, सोडियम फेनॉक्साइड, क्योंकि ये फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ऑक्सीजन सोडियम, तो नाम से ही समझ आता है ये सोडियम, ये फिनाइल और ये ऑक्साइड, तो सोडियम फेनॉक्साइड। ओके, अब अगर हम सोडियम की जगह अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के संग इसे रिएक्ट कराए तो क्या होगा, तो भी सोडियम फेनॉक्साइड मिलेगा, और ये एक एसिड बेस रिएक्शन के जैसे काम करेगा। देखिए यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एक बेस है, और ये जो फिनॉल है ये इज एक्टिंग एज ए एसिड, तो एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर।
तो यहाँ पर वही बन रहा है। देखिए ये जो Na है ना, ये Na जाकर यहाँ पर जा रहा है और ये H जो यहाँ से निकल रहा है वो H जाकर इसके संग जुड़ रहा है। ठीक है, तो H और OH के संग जुड़कर वाटर और ये Na यहाँ पर जुड़कर सोडियम फेनॉक्साइड, फिर से ये एक सॉल्ट है। ओके, सोडियम फेनॉक्साइड एक सॉल्ट है और ये वाटर, ऐसे हमें मिला ये रिएक्शन। ठीक है, तो इस ऊपर वाले रिएक्शन से हमें क्या समझ आया? ऊपर वाले रिएक्शन से ये समझ आया, द अबव रिएक्शन शोज दैट अल्कोहल और फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर। अल्कोहल या फिनॉल जो है वो नेचर में एसिडिक है क्योंकि वो बेस के संग रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देता है। और कैसा एसिड है? दे एक्ट एज ब्रोस्टर्ड एसिड। ओके, ब्रोस्टर्ड एसिड का क्या मतलब होता है? ब्रोस्टर्ड एसिड का मतलब होता है कि दे कैन डोनेट प्रोटॉन टू अ स्ट्रॉन्गर बेस। ब्रोस्टेड एसिड और ब्रोस्टेड बेस, ये अगर आपको याद हो तो ब्रोस्टेड एसिड का डेफिनेशन ऐसा है कि जो स्पीसीज H+ डोनेट कर सकता है वो हो गया ब्रोस्टेड एसिड, और जो स्पीसीज H+ एक्सेप्ट कर लेगा वो उन्हें हम कहेंगे ब्रोस्टेड बेस। ब्रोस्टेड बेस, तो ये पूरा कंसेप्ट ब्रोस्टेड एसिड या बेस का सिर्फ H+ के ऊपर है। तो जो H+ डोनेट कर सकता है, दे सकता है, उसे हम कहेंगे एसिड, और जो H+ ले सकता है उसे हम कहेंगे बेस। तो ऐसे दिखाना चाहिए था, साइन थोड़ा उल्टा हो गया है। एसिड क्या करेगा? H+ को निकाल कर बाहर देगा और बेस क्या करेगा? H+ एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये एसिड के जैसे क्यों काम कर रहा है? ये जो अपना H+ है ये निकाल कर दे सकता है, तो क्योंकि ये H+ दे सकता है, ये एक एसिड है। ये क्या कर सकता है? ये H+, इतना सा जो पार्ट है OH, ये H+ को ले सकता है, देयरफॉर ये हमारा बेस है। तो यही लिखा है कि जो फेनॉल या अल्कोहल है, दे एक्ट एज ए ब्रोस्टेड एसिड एंड दे कैन डोनेट H+ टू ए स्ट्रॉन्गर बेस। अब यहाँ पे तो फेनॉल के लिए हमने देख ही लिया, अल्कोहल के लिए भी नीचे देखते हैं कि देखिए ये एक अल्कोहल है, आपको दिख रहा होगा ROH, तो ये एक अल्कोहल है, और यहाँ पे एक बेस है जो माइनस पे लिखा हुआ है, इसके पास लोन पेयर भी है और ये नेगेटिव चार्ज है। देख कर ही समझ आ रहा है ना कि ये माइनस है, तो ये H+ लेने के लिए रेडी है। जो H+ ले सकता है उसे हम बेस कहते हैं, और इनके पास तो एक प्लस है ही, मतलब H है ही, तो ये H दे सकता है, तो ये एसिड है। तो इसलिए यहाँ पर एसिड लिखा है, ये H दे सकता है, यहाँ पर बेस लिखा है क्योंकि ये H ले सकता है, तो ले और दे दे। तो ये लेने के बाद बन जा रहा है ऐसा BH, ठीक है, और ये देने के बाद बन जा रहा है ऐसे OR, इनका H चला गया तो ये OR एक नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है ना। क्योंकि जब ये ब्रेक होगा, इतना तो आपको समझ आ रहा है, जब ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इनके पास चले जाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर BH बना रहे, और ये वाला पूरा एज इट इज़ ऐसा रह गया। ओके, इनका एक और लोन पेयर, 2 लोन पेयर तो पहले से थे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी ऑक्सीजन के पास आ गए, तो अब 3 लोन पेयर होगा इनके पास, ठीक है। तो अब आपको ये भी समझ आता होगा कि ये पहले बेस था क्योंकि ये हाइड्रोजन H+ एक्सेप्ट कर सकता था, एक्सेप्टर। ये एसिड था क्योंकि ये H+ डोनर था, ठीक है। लेकिन ये हो जाने के बाद, H+ डोनेट कर देने के बाद ये ऐसा बन गया ना, अब ये हो गया है कॉन्जुगेट बेस, इनको कहेंगे। पहले एसिड थे लेकिन H+ डोनेट करने के बाद कॉन्जुगेट बेस बन गए। अब ये क्या हुआ, बेस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब ये H+ ले सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो अब ये H+ ले सकता है, तो अब ये हो गया H+ एक्सेप्टर। और ये जब H+ इनके पास नहीं था, ये ले सकते थे, लेकिन ले लेने के बाद ऐसे बन गए, तो ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड। अब ये H+ दे सकते हैं, इनके पास H है तो ये H+ दे सकते हैं डोनर। तो कहने का ये मतलब है कि रिएक्शन के पहले ये एक एसिड, ये एक बेस था, ये एक एसिड, रिएक्शन होने के बाद ये जो है ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया, और ये जो एसिड था वो कॉन्जुगेट बेस बन गया, ठीक है। इतनी बात तो हमें पहले से भी पता था, यहाँ पर भी हमने देख लिया। अब देखते हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल की जो एसिडिटी है वो किस पे डिपेंड करती है। तो एसिडिटी का क्या मतलब है, अभी तक हमने जो समझा ब्रोस्टेड एसिड का कंसेप्ट से, कि जो H+ कोई भी एक स्पीसीज हो जिसमें से H+ निकल सकता हो, तो उसे हम कहेंगे एसिड, ठीक है। तो अगर अल्कोहल को देखें तो अल्कोहल में क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, और साथ में एक R भी है, ये बॉन्ड है। इस बॉन्ड में से हमें ये H को निकाल के बाहर करना है। जैसे ये बाहर निकल जाए तो ये एक एसिड हो गया, अल्कोहल एक एसिड होगा, तो हम कहेंगे कि अल्कोहल एक एसिड है।
ये H निकलने का क्या क्राइटेरिया है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों के बॉन्ड में एक पोलरिटी होता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच के रखेंगे, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स थोड़े कम हो जाएंगे तो हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ये पोलरिटी जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतना ही हाइड्रोजन पॉजिटिव होता जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव होता जाएगा। तो ये हाइड्रोजन के इस ऑक्सीजन से छूटकर बाहर निकलने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इसे H+ बाहर भेजना है। तो अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच ले तो H+ बाहर आ सकता है। ओके, तो इसे हम समझते हैं ये पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड है। ओके, पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड। लेकिन ये पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड को कौन डिक्रीज कर देता है, ये एल्काइल ग्रुप यहाँ पर जो लगा है। अगर ये एल्काइल ग्रुप लगा है तो ये एल्काइल ग्रुप एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करके इनके पास भेजना, ऑक्सीजन के पास। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास भेज रहे हैं तो ऑक्सीजन बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव हो जा रहा है, या इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह सकता हूँ ऑक्सीजन की इंक्रीज हो जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहीं से मिल जाए इसे, तो फिर यह हाइड्रोजन से तो और इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा अपने तरफ, और अगर ऐसा नहीं किया तो हाइड्रोजन का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसी के ऊपर हमारे एसिड का जो अल्कोहल का जो एसिडिटी है का स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है। अगर एक R लगा है तो ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, अगर इसके पीछे हम और भी मतलब ये कार्बन और अगर कुछ इलेक्ट्रॉन R लगा दे ऐसे, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भेजेंगे और ये भी फिर इनको भेजेंगे, तो ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पे इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर ये हाइड्रोजन से तो और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींचेंगे फिर। तो अगर वो ऐसा नहीं करे तो ये बॉन्ड पोलरिटी जो है वो डिक्रीज होने लगेगी। तो यही कारण है, आप यहाँ देखिए मिथाइल अल्कोहल है, यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल लिखा है, मतलब कि जो कार्बन अल्कोहल से कनेक्टेड है वो कार्बन और एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये प्राइमरी। ये हो गया मिथाइल। ये देखिए जो कार्बन OH से कनेक्टेड है वो और कोई कार्बन से कनेक्टेड ही नहीं है, वो सिर्फ 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एक एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और 2 एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है। यहाँ पर ये कार्बन जो तीनों ही एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है। तो आप देखिए कैसे ये इफेक्ट देंगे। ये कार्बन जो है सिर्फ ये अपना ही जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी है वो दिखा सकता है, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज सकता है। ये कार्बन अपना तो है, पीछे से इस R से भी बैकिंग मिल रहा है, यहाँ से ये वाले अल्काइल ग्रुप ये अल्काइल ग्रुप दोनों ही इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं इस कार्बन के पास, और फिर ये कार्बन भेज रहे हैं ऑक्सीजन के पास। यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं कार्बन के पास, और फिर ये कार्बन भेज रहे हैं ऑक्सीजन के पास। तो आप समझ सकते हैं जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन का सप्लाई ऑक्सीजन पे आएगा उतना ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की जो पोलरिटी है वो डिक्रीज होने लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन अगर उसे यहाँ से मिल जा रहा है तो फिर वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेंगे अपने तरफ, और अगर नहीं खींचेंगे तो हाइड्रोजन प्लस नहीं बनेगा, और प्लस नहीं बनेगा तो H+ बनकर रिलीज नहीं होगा। तो देयरफॉर टर्शरी अल्कोहल जो है उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी सबसे कम है, सेकेंडरी की उससे ज़्यादा, प्राइमरी की उससे ज़्यादा, और मिथाइल अल्कोहल की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये बातें अब हम यहाँ पर थ्योरी में थोड़ा पढ़ के देखते हैं। क्या लिखा है, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड का जो पोलर नेचर होता है उसी के कारण एसिडिक प्रॉपर्टी अल्कोहल की होती है। अब क्या है, द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे कि CH3 जो ये ग्रुप है मिथाइल अल्काइल ग्रुप जिसे हम कहते हैं, ये अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल है, ये सब अल्काइल ग्रुप है। तो द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दैट इज CH3 और C2H5 इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, ठीक है, टेंडिंग टू डिक्रीज द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड। दिस डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द अल्कोहल। तो यही बातें हमने जो अभी कहा वही यहाँ पर लिटरेचर में लिखा है। ओके, तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा टर्शरी अल्कोहल जो है सबसे कम एसिडिक होता है, सेकेंडरी उससे ज़्यादा, प्राइमरी उससे ज़्यादा, और मिथाइल अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। यहाँ तक हमें पता चल गया। अब साथ में सेकेंड पॉइंट है कि अल्कोहल आर वीकर एसिड देन वाटर। अब वाटर और अल्कोहल के अगर कंपेरिजन करें तो पता चल रहा है कि वाटर ज़्यादा एसिडिक है, अल्कोहल कम एसिडिक है। चाहे वो मिथाइल अल्कोहल ही होना क्यों, ये वाला मिथाइल अल्कोहल ही होना क्यों, ये भी कम एसिडिक है, वाटर इससे ज़्यादा एसिडिक है। देखिए, तो इससे अगर और एक फर्दर स्टेप बनाते तो ऐसे बना सकते थे, जहाँ पर हमारे पास OH रहता ही, साथ में ये कार्बन भी मैं हटा देता तो सिर्फ H रह जाता, ठीक है ना।
तो यहाँ पर देखिए एक भी कार्बन नहीं है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भेजने वाला कोई है इस O के पास, यहाँ से नहीं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है, ये क्या इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये तो इसके पास तो खुद ही इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ऑक्सीजन नहीं बल्कि इसके इलेक्ट्रॉन भी ले लेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेजने वाला कोई नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेजने वाला एक कार्बन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेजने वाले एक कार्बन के पीछे एक और बैकिंग दे रहा है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ये कार्बन भेजेगा उसके पीछे 2 और एल्काइल ग्रुप बैकिंग दे रहे हैं। यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के पास ये कार्बन जो इलेक्ट्रॉन के पास ये कार्बन जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, इसके लिए 3 और एल्काइल ग्रुप पीछे से बैकिंग दे रहे हैं। तो इसलिए इनकी एसिडिटी कम, इसकी ज़्यादा, मिथाइल अल्कोहल की ज़्यादा, और इससे भी ज़्यादा है वाटर की, क्योंकि उसमें एक भी कार्बन नहीं है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, जैसे ये लिखा था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कनेक्टेड नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। देखिए यही बातें यहाँ लिखी है, द एल्कोहल आर वीकर एसिड देन वाटर, दिस कैन बी शोन। एल्कोहल तो वीकर एसिड है, वाटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेयर टू एल्कोहल। लेकिन ये कैसे देख सकते हैं, तो चलिए एक एल्कोहल और वाटर का रिएक्शन करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक RO है माइनस, मतलब इसका H नहीं है फिलहाल, और यहाँ पर एक वाटर है जिसका H है। तो जो जिसके पास H है, जो H दे सकता है उसे हम एसिड कहते हैं, जिनके पास H नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, और जो H ले सकता है उसे हम बेस कहते हैं। अब अगर इन दोनों को रिएक्ट किया जाए तो ऐसा देखा गया, इनका रिएक्शन होकर ये कंपाउंड हमें मिलता है एज ए प्रोडक्ट। क्या हो रहा है प्रोडक्ट में, जब इसे एक साथ रिएक्शन कराया जाए तो इनका H यहाँ से निकल कर इनके पास चला जा रहा है, ठीक है। तो जब ये H ये दे सकता है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये बेस है, ठीक है। तो ये H यहाँ पर दे रहा है, और ये H लेने के बाद कैसा दिखेगा, ऐसा ROH। अब ये बेस था, वो कॉन्जुगेट एसिड बन गया है, और ये H देने के बाद कैसा दिखेगा, ऐसा OH माइनस, ये एसिड था पहले, अब ये कॉन्जुगेट बेस बन गया है। अब ये दोनों को रिएक्ट कराऊंगा तो ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर बारी आए कि ये H एसिड H देगा, या तो यहाँ बारी आए कि ये एल्कोहल H देगा, ठीक है। तो पता चल रहा है कि एसिड वाटर H दे सकता है, लेकिन एल्कोहल H नहीं दे सकता। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब मैंने एक वाटर के संग इस RO माइनस इनका रिएक्शन कराया, तो पता चला कि रिएक्शन हो गया और ये H यहाँ से निकल कर इनके पास चला गया। तो इससे यही पता चल रहा है कि ये जो H देने वाला है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जिनके पास गया वो एक बेस के जैसा काम कर रहा है। और ये रिएक्शन होने के बाद हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये मिलेगा। इनको RO को अगर H मिल गया तो ये ऐसा दिखेंगे, और जो HOH से अगर H चला गया तो ऐसा दिखेंगे, ठीक है। अगर कभी मैं इसका उल्टा रिएक्शन कराने की कोशिश करूं कि मैं ऐसे ROH ऐसे ले लूँ प्लस OH माइनस ऐसे ले लूँ, और इनका रिएक्शन कराना चाहूँ, तो मुझे पता चल गया रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये H यहाँ से निकल के इसके पास नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक वीक एसिड है कंपेयर टू OH माइनस। वाटर के कंपेरिजन ये वीक एसिड है। हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड अपना H प्लस दूसरे को दे सकता है, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड अपना H प्लस वीक एसिड को दे सकता है, लेकिन एक वीक एसिड अपना H प्लस कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को नहीं दे सकता, ठीक है। इसलिए ये रिएक्शन यूनिडायरेक्शनल है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, लेकिन अगर इन दोनों को मैं रिएक्ट कराऊँ तो ये कभी भी ऐसे नहीं जाएगा। तो इसी से मुझे ये पता चल रहा है कि जो ये है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेयर टू एल्कोहल, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को रिएक्ट कराऊँ तो एल्कोहल का H निकल कर वाटर में नहीं जा रहा। मतलब ही ये है कि एल्कोहल जो है ये वीक एसिड है कंपेयर टू वाटर, ठीक है। यही बातें यहाँ पर लिखी है, देखिए आप एक बार थोड़ा गौर दीजिए कि यहाँ लिखा है H2O इज़ बेटर प्रोटॉन डोनर देन ROH। ये जो H2 है इसका हाइड्रोजन निकल के ROH में चला जा रहा है, लेकिन ये ROH का H निकल कर वाटर में या OH में कभी नहीं जाता। तो इन दोनों का अगर कंपेयर किया जाए, ये भी एक एसिड है और ये भी एक एसिड है, इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो लिखा है कि H2O इज़ बेटर प्रोटॉन डोनर देन ROH। इनके पास भी H है, अब इनके पास भी H है, लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, H2O वाटर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट ज़्यादा अच्छे से कर सकता है कंपेयर टू एसिड, ओके। अगर बेस की बात करें तो अब बेस कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, ऑब्वियसली जो प्रोटॉन जल्दी एक्सेप्ट कर ले। तो ये हमारा जो RO माइनस है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है।
लेकिन यहाँ पर अगर देखूँ तो ये OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, इसलिए ये H प्लस यहाँ से निकाल कर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो अगर बेस की कंपेरिजन करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक वीक बेस है, और अगर एसिड की कंपेयर करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक वीक बेस है, जो वीक एसिड है। ठीक है, तो यही बातें यहाँ लिखी है, यहाँ लिख देता हूँ, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक वीक एसिड है। और बेस की बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एक वीक बेस है। ओके, यही है। देखिए यहाँ लिखा है कि एल्कोक्साइड आयन मतलब आडो आयन, आडो माइनस इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देन हाइड्रोक्साइड आयन। इससे ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये है, तो एक्सेप्टर अच्छा है तो एक्सेप्ट कर लेगा, और उसने कर लिया, करके ऐसा बन गए वो। और ये अच्छा डोनर है तो ये डोनेट कर देगा, करके ऐसा बन गए वो। ओके, लेकिन यहाँ आने के बाद अब ये वीक एसिड है, ये अपना हाइड्रोजन इसे देना नहीं चाहेगा, और ये एक वीक बेस है, ये इसका हाइड्रोजन यहाँ लेना नहीं चाहेगा। ओके, तो ये दोनों से हमें ये पता चलता है कि अल्कोहल जो है वो वीक एसिड है कंपेयर टू वाटर। देखिए नीचे क्या लिखा है, द एबव रिएक्शन शोज दैट वाटर इज अ बेटर प्रोटॉन या H प्लस डोनर दैट इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है कि वाटर इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, क्योंकि ये H प्लस डोनेट करता है इसको, लेकिन ये H प्लस डोनेट नहीं करता है इसको। ओके, और क्या पता चल रहा है, द एबव रिएक्शन शोज दैट एल्कोक्साइड आयन मतलब आरओ माइनस इज अ बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर दैट इज स्ट्रॉन्गर बेस देन हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस। तो ये भी पता चल रहा है कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इसलिए ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ऐसा बन गया। ये ज़्यादा अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं है, इसलिए प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ऐसा नहीं बन पा रहा है। ओके, तो जब बेस की बात आएगी तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है, ये भी हमें इससे पता चल रहा है। तो फॉर एग्जांपल लिखा है सोडियम इथॉक्साइड इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दोनों में कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया है। ये क्या था, ये था RONA और ये था, आप समझ सकते हैं, HONA। जस्ट समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, हालांकि हम इसे NaOH लिखते हैं। और इसे अब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कह रहे हैं कि ये ज़्यादा, ये अगर ये बनेंगे मतलब अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव में डिवाइड होंगे, आयनाइज होगा, तो ये Na प्लस और RO माइनस बनाएंगे। ठीक है, और ये जब टूटेंगे तो क्या बनाएंगे, Na प्लस और OH माइनस, मतलब माइनस OH बनाएंगे। तो अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बोल रहे हैं ये वाला, मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू इसके। यही तो हमने ऊपर पढ़ा था कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू इसके। तो इसलिए ये स्टेटमेंट है कि सोडियम इथॉक्साइड विच इज़ दिस इज ए स्ट्रॉन्गर बेस कंपेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये भी हम समझ लिए। साथ में ये भी लिखा है कि अल्कोहल कैन ऑल्सो एक्ट एज ए ब्रोस्टेड बेस। ब्रोस्टेड बेस की जैसा भी एक्ट कर सकते हैं। बेस का मतलब क्या हुआ कि अब ये H प्लस को ये एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये H प्लस को एक्सेप्ट कर देते हैं। तो जब भी ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है तब ये बेस के जैसे ही काम कर रहा है। कभी भी एक एसिड है वो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने आ गया तो वो बेस बन गया, क्योंकि जैसे जब ये अल्कोहल था, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने आया तो ये बेस बन गया। अब इस H प्लस ये एक्सेप्ट करने वाला बन गया। और अल्कोहल ही अगर इससे भी वीक एसिड के सामने आएगा तो फिर अल्कोहल एसिड जैसे ही काम करेगा। मतलब कॉम्पिटिशन है कि भाई हमारा वाटर भी एसिड है और हमारा अल्कोहल भी एसिड है, दोनों ही एसिडिक है अलग अलग से अपने अपने में, क्योंकि ये भी H दे सकता है और ये भी H दे सकता है। अच्छा, वाटर को मैं ऐसे लिख देता हूँ समझने के लिए, HOH। तो दोनों ही अलग अलग से एसिड है, क्योंकि ये भी H दे सकते हैं, ये भी H दे सकते हैं। लेकिन जब दोनों को एक साथ रख दूंगा, जैसे यहाँ रखा गया, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वही अपना H देगा दूसरे वीक एसिड को। उस समय वो वीक एसिड एक बेस के जैसे काम करने लगेंगे। तो जब कंपटीशन में आया तो हमारा एसिड वाटर जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेयर टू अल्कोहल, तो वो अपना H प्लस वाटर अल्कोहल को दे देते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एसिडिटी ऑफ फेनॉल। तो यहाँ पर भी सेम बातें हैं कि जब रिएक्शन ऑफ फेनॉल होए विथ मेटल जैसे कि सोडियम या एल्युमिनियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इट इंडिकेट्स दैट इट इज़ एसिडिक इन नेचर। फिर से वही पता चलता है कि एसिडिक इन नेचर में। In fact, the reaction of phenol with aqueous sodium hydroxide indicates that phenol is stronger acid than alcohol and water। अब हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो फेनॉल है वो वाटर और अल्कोहल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है।
तो जब ये लिखे, अगर एसिडिटी की ऑर्डर में लिखे इसे कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है एसिडिटी, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हमारा हो गया फिनॉल, क्योंकि ये वाटर से भी ज़्यादा एसिडिक है। उसके बाद है वाटर, उसके बाद है हमारा मिथाइल अल्कोहल CH3OH, उसके बाद है 1 डिग्री वाला अल्कोहल, फिर 2 डिग्री वाला अल्कोहल और फिर 3 डिग्री वाला अल्कोहल। ये एसिडिटी हमने ऑर्डर में लिख दिया। अब यही देखना है कि वाटर और अल्कोहल से भी ज़्यादा क्यों फिनॉल हमारा एसिडिक है, देखेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ देखिए, द OH ग्रुप इज इन फेनॉल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग। ये तो समझ आ ही रहा है कि जब हम फिनॉल ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन होते हैं सब के सब कार्बन, ये जितने 6 कार्बन यहाँ पे है, सब के सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो ये भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके संग OH कनेक्टेड है। मतलब कि जो O जिस कार्बन के संग कनेक्टेड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के संग कनेक्टेड है। ये कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और O के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। अब ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं ना, इट एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले कार्बन होते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर sp2 और फिर sp3। तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट टू ड्रॉ द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं बॉन्ड में, उसे अपने तरफ खींचने की जो प्रॉपर्टी है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ज़्यादा है। ठीक है, ऊपर हमने जो अल्कोहल पढ़ा था, इस अल्कोहल में ये सब जो कार्बन थे, ये देखिए, कोई भी अगर कार्बन की मैं बात करूँ, यहाँ पर ये जो कार्बन है, यहाँ आप देख लीजिए इस एग्जाम्पल में, यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये 2 नहीं है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो इसकी जो कैपेसिटी है इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की वो कम है, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की ज़्यादा होती है। वही यहाँ पर कह रहे हैं। तो जो हमारा दी OH group is in phenol is directly attached to sp2 hybridized carbon of benzene ring which acts as a electron withdrawing group। तो ये जो sp2 hybridized कार्बन है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जैसे काम करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन वहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? एल्काइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन ये करते थे, देते थे, इलेक्ट्रॉन को पंप करते थे सिस्टम के अंदर। ओके, यहाँ पर ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, और इस विड्रॉ करने के कारण देखिए ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज भी आ जा रहा है। देखिए ये रेजोनेंस में जब जा रहे हैं तो आप B, C और D में देख सकते हैं कि हमारा ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों हुआ? कि देखिए ये वाला कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉ कर लिया अपने पास और डबल बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ। अब ये विड्रॉ करने के बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके अंदर रोटेट कर रहा है, एक बार इस ऑर्थो पोजिशन में, फिर पैरा पोजिशन में, फिर ऑर्थो पोजिशन में, और फिर इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ गए। फिर ये घूमेंगे, फिर ऑक्सीजन से निकल कर नेगेटिव 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 ऐसे घूमकर यहाँ। तो ऑक्सीजन के पास जो मतलब एक बार ऑक्सीजन को वो B, C और D इस 3 कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज बना दे रहे हैं। ठीक है ना, जो ये फीचर हमारा वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है? एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप बिकम्स पॉजिटिव विच कैन बी सीन इन फिगर B, C एंड D। इसमें हम देख सकते हैं ऑक्सीजन के पॉजिटिव होने से क्या दिक्कत आ रही है। देखिए, as can seen from the resonance structure of phenol, the presence of electron withdrawing group that is sp2 hybridized carbon decreases electron density on oxygen। अब ऑक्सीजन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जा रही है तो क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो पोलरिटी था वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? देखिए, हमारा सब कुछ डिपेंड करता है कि एक अच्छा एसिड है कि नहीं, कि ये ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन चिपका है ये निकल कर बाहर जाता है कि नहीं। तो ये दोनों बॉन्ड जब भी बनाते हैं तो ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बनाते हैं। पहले क्या हो रहा था अल्कोहल में कि यहाँ जो कार्बन लगा था वो इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा था ऑक्सीजन को, और इलेक्ट्रॉन देने के कारण ऑक्सीजन खुद से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की ज़्यादा हो जा रही थी। देयरफॉर ये अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो नहीं लेगा ऑक्सीजन। ठीक है,
तो ये हाइड्रोजन प्लस भी नहीं हो पा रहा था अच्छे से, और नहीं हो पा रहा था इसलिए ये H प्लस बनकर रिलीज भी नहीं हो पा रहा था। ओके, देयरफॉर इट इज़ अ वीक एसिड। लेकिन अब जो कार्बन लगा है फिनाइल ग्रुप में फिनॉल के संग, तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन देता नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लेकर क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज बना दे रहा है, जो हमने अभी देखा ही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर BCD में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज बना दे रहा है। अब ये ऑक्सीजन को अपने नेगेटिविटी को पूरे करने के लिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे अपने तरफ, और जैसे ही हाइड्रोजन से खींचेंगे ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होकर बैलेंस हो जाएगा, एंड देयरफॉर ये एक अच्छा एसिड बन जाएगा, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज हो गया है तो ये निकल कर बाहर जा सकता है। ये सारी बातें यहाँ लिखी है, देखिए। एज सीन फ्रॉम द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फेनॉल, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन। ठीक है, दिस इंक्रीजेज द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड, अब इस OH बॉन्ड की पोलरिटी इंक्रीज हो जाती है, एंड रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द आयनाइजेशन ऑफ फेनॉल, दैट इज इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फेनॉल। अब ये इनकी पोलरिटी इंक्रीज हो जाए तो इस H को यहाँ से निकल कर जाने में सुविधा हो जाएगी। तो क्या मिलेगा मुझे, H प्लस अलग से और ये O माइनस जो इस फेनॉल ग्रुप पूरे बेंजीन रिंग के संग अटैच्ड रहेगा, तो इनका आयनाइजेशन हो गया। जितने जल्दी इससे आयनाइजेशन हो जाएगा, जितने अच्छे से आयनाइजेशन या आराम से हो जाएगा, उतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसे बिहेव करेगा। तो यही कारण है कि हमारा फेनॉल जो है वो इज़ अ बेटर एसिड कंपेयर टू वाटर या कंपेयर टू एल्कोहल। ओके, अब इसी बातों को फिर से क्वेश्चन आंसर के तरीके से हम समझते हैं। हाउ अ कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज अटैच टू ए एरोमेटिक रिंग, अगर हाइड्रोक्साइल ग्रुप एरोमेटिक रिंग में कनेक्टेड है तो वो मोर एसिडिक है देन वन इन विच हाइड्रोक्साइल इज अटैच टू ए एल्काइल ग्रुप। कहना यही चाह रहे कि सेम OH है, लेकिन अगर ये एक एरोमेटिक रिंग के संग कनेक्टेड है तो ये मोर एसिडिक है कंपेयर टू सेम OH अगर वो R के संग कनेक्टेड है, मतलब एक एल्काइल ग्रुप के संग कनेक्टेड। ऐसा कैसे हो गया, तो दो रीज़न है। एक रीज़न है आई इफेक्ट। आई इफेक्ट का मतलब यही हुआ कि ये इनका आई इफेक्ट ऐसा है कि प्लस आई इफेक्ट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, और इनका जो आई इफेक्ट है, ये वाले कार्बन जो ऑक्सीजन के संग जुड़ा है, उनका इफेक्ट है माइनस आई इफेक्ट, कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं ऑक्सीजन से। तो ये एक रीज़न है, और दूसरी रीज़न है स्टेबिलिटी। तो पहले रीज़न को एक बार पढ़ लेते हैं। तो द प्रेजेंस ऑफ, ये पिक्चर से भी समझ आ रहा है ये अल्कोहल का पिक्चर है, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप हैविंग प्लस आई इफेक्ट इन एल्कोहल इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एंड डिक्रीजेज द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड। जब भी ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं से इंक्रीज हो जाए तो ये पोलरिटी जो है डिक्रीज हो जाती है, और ये पोलरिटी डिक्रीज होती है तो H प्लस निकल कर बाहर जाने के चांसेस कम हो जाते हैं, देयरफॉर ये वीक एसिड बन जाता है। दिस डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल। समझ आया। अब फिनॉल की बात करते हैं। फिनॉल में क्या है, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर ले रहा है ये वाला कार्बन, देयरफॉर इनकी अब इन दोनों की पोलरिटी जो इंक्रीज होगी, वही लिखा है पोलरिटी इंक्रीजेस बिटवीन देम। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हैविंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने अभी पढ़ा था sp का सबसे ज़्यादा होता है, फिर sp2 का, और फिर sp3 का। क्या हमने लिखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, हैविंग माइनस आई इफेक्ट, देयरफॉर इसका माइनस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है डायरेक्टली अटैच टू द OH ग्रुप इन द फेनॉल, डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, दिस इंक्रीजेज द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड विच इन टर्न इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल। तो ये एक रीज़न था प्लस ये आई इफेक्ट का, जो हमें फेनॉल में माइनस आई इफेक्ट दिखता है और एल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट दिखता है। दूसरा एक रीज़न जैसे मैंने कहा स्टेबिलिटी का, कि जब ये अल्कोहल आयनाइज होगा तो कहाँ से आयनाइज होगा, यहीं से ये टूटेगा, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस, तो बन गया ऐसा। इसे हम कहेंगे एल्कोक्साइड आयन, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन ग्रुप लगा है, एल्कोक्साइड। हाँ, नाम से ही ऐसा समझ आना चाहिए, एल्कोक्साइड आयन, और ये हमारा प्रोटॉन। ठीक है, दूसरी तरफ अगर फेनॉल का आयनाइजेशन होगा तो यहाँ से आयनाइजेशन होगा, हमें क्या मिलेगा, एक फेनॉक्साइड, फेन मतलब फेनॉल ग्रुप, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन ग्रुप, तो ये फेनॉक्साइड आयन मिल रहा है और एक प्रोटॉन मिल रहा है।
अब आता है कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। H+ तो मुझे मिल रहा है, अच्छी बात है, ये भी H रिलीज कर रहा है, मतलब एसिड जैसे काम कर रहा है, ये भी H रिलीज कर रहा है, एसिड जैसे काम कर रहा है। लेकिन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड वो होंगे जिनका जो आयन बच गए ना पीछे में, वो ज़्यादा स्टेबल हो। ठीक है, अगर ये ज़्यादा स्टेबल हो ना तो फिर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वाले, और अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये वाले। तो अब स्टेबिलिटी की कंपैरिजन करेंगे दोनों के आयंस में, मतलब नेगेटिव आयंस में। पॉजिटिव तो दोनों ही दे रहे हैं H+, ठीक है। अब देने के बाद बचता क्या है, ये बच जाते हैं, ये नेगेटिव आयन और ये नेगेटिव आयन। अब इस दोनों में से नेगेटिव में से जो ज़्यादा स्टेबल होगा उन्हीं के बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और जिनके बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे तो एसिडिटी भी ज़्यादा होगा उनका। तो जब ये कंपेयर किया गया तो इनमें कोई भी रेजोनेंस नहीं होता, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज लेकर ही बैठा है। लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस होता है, ठीक है, कैसे होता है देखते हैं। ये रेजोनेंस के लिए ये पूरा डिटेल में ऐसे 5 फिगर बनाया गया है। ये फर्स्ट फिगर ये वाला है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होंगे तो ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ आ जाएगा, थोड़ी देर बाद वो यहाँ आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन पे चला जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन, ऐसे करके नेगेटिव चार्ज ये 3 पोजीशन पे रोटेट हो रहा है। यहाँ से निकल कर यहाँ आता है पहले, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ, ऐसे कर ये नेगेटिव चार्ज रोटेट किया जा रहा है। ओके, इससे क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन दी फेनॉक्साइड आयन ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ पर हमारा जो चार्ज था पूरा लोकलाइज था, ऑक्सीजन के ऊपर अच्छे से बैठा हुआ है, ठीक है, कहीं नहीं जा रहा। और यहाँ पर जो चार्ज है वो डीलोकलाइज हो गया, पूरे आयन में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू लोकलाइज चार्ज। तो यही बातें यहाँ पर लिखी गई है कि इन फेनॉक्साइड आयन द नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड ऑन ऑक्सीजन वाइल in alkoxide ion the negative charge is localized on oxygen while in phenoxide ion the negative charge is delocalized due to resonance. Delocalization of charge increases the stability and hence phenoxide ion is more stable than alkoxide ion. समझ आया कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, यहाँ पर सिर्फ लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब हमें ये पता है कि जिसके भी एनायंस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वही ज़्यादा एसिडिक होगा। यही बात यहाँ लिखी है कि वी नो दैट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन फॉर्म्ड आफ्टर प्रोटॉन इज रिलीज्ड। तो जब भी प्रोटॉन रिलीज होने के बाद जो एनायन बच जाते हैं, ये जैसे एनायन यहाँ बच गए, ये एनायन बच गए, इन एनायन में से जिनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बस। Since phenoxide ion from phenol is more stable than alkoxide ion from alcohol, therefore phenol is more acidic than alcohol. 2 रीज़न हमने पढ़ लिया फिर कि क्यों फेनॉल ज़्यादा एसिडिक है कंपेयर टू अल्कोहल। एक है आई इफेक्ट, जो हमारे अल्कोहल में कौन सा आई इफेक्ट होता है, अल्कोहल में हो रहा है प्लस आई इफेक्ट और फेनॉल में हो रहा है माइनस आई इफेक्ट। और दूसरी है स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी। तो इसके जो एनायन है जिसे हम कहते हैं एल्कोक्साइड आयन, वो लेस स्टेबल और इनका जो फेनॉक्साइड आयन है इज मोर स्टेबल। तो इस कारण से इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा एसिडिक है। हमने समझ लिया इस बात को। अब यहाँ देखते हैं कि वाई फेनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फेनॉल मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब यहाँ इस पिक्चर से बताता हूँ। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इन दोनों का कंपेयर करूँ तो ये ज़्यादा स्टेबल है। अब मैं इन दोनों का कंपेयर कर रहा हूँ, एक तरफ हमारे पास है फेनॉल और एक तरफ है हमारे पास फेनॉक्साइड आयन। अब इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, मतलब आप समझ रहे, एक तरफ एक फेनॉल की बात कर रहे हैं और एक तरफ फेनॉक्साइड आयन की बात कर रहे हैं, इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है। तो हम इन जनरल यही समझेंगे ना कि यहाँ पर तो चार्ज है और यहाँ पर तो बिल्कुल चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल ही ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू चार्ज। लेकिन नहीं, ये चार्ज होने के बावजूद भी ये ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू ये। क्या कारण है इसका, हम देख लेते हैं। सेम कारण है जो आपको अंदाज लग रहा होगा, रेजोनेंस। देखिए, जब फेनॉल
रेजोनेंस में जाएगा तो देखिए यहाँ पर कैसा रेजोनेंस ये करता है। जब ये फिनॉल रेजोनेंस में जा रहा है तो ये ऑक्सीजन के ऊपर प्लस और ये ग्रुप के अंदर माइनस चार्ज दिया है, फिर ये ग्रुप का माइनस चार्ज यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है और फिर ये ऑक्सीजन के प्लस के संग जुड़ जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ अगर मैं जाऊँ तो देख रहा हूँ कि चार्ज सेपरेशन हो रहा है। कैसे? ऑक्सीजन के पास प्लस और ग्रुप के अंदर माइनस, ठीक है ना। ये तीन स्टेप अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा चार्ज सेपरेशन यहाँ दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिनॉल का रेजोनेंस। अगर मैं फेनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस करूँ तो यहाँ नेगेटिव चार्ज था और तो कुछ नहीं था यहाँ पर नॉर्मल स्टेट में ही। अब जब ये रेजोनेंस कर रहा है तो यहाँ पर इस 3 स्टेट में देखिए क्या हो रहा है, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज ही यहाँ आया था ऑर्थो पोजीशन में, फिर पैरा पोजीशन में गया, फिर ऑर्थो पोजीशन में गया और फिर ऑक्सीजन के पास गया, फिर ऑर्थो में गया, पैरा में गया, फिर ऑर्थो में, फिर ऑक्सीजन। यहाँ पर आप देखिए कि सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही डीलोकलाइज हो रहे, घूम रहे हैं चारों तरफ, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव सेपरेशन नहीं हो रहा, नो चार्ज सेपरेशन। तो जहाँ चार्ज सेपरेशन नहीं होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, जहाँ चार्ज सेपरेशन होता है वो कम स्टेबल होता है। देयरफॉर हमारा फेनॉक्साइड आयन इज़ मोर स्टेबल कंपेयर टू फेनॉल। यही बातें यहाँ पर लिखी गई है। देखिए, इट कैन बी सीन फ्रॉम द एबव स्ट्रक्चर दैट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फेनॉल हैव चार्ज सेपरेशन वेयर एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फेनॉक्साइड आयन हैव नो सच चार्ज सेपरेशन। दस फेनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फेनॉल मॉलिक्यूल। ये हमने सीख लिया। अब और एक बात कि चलिए चार्ज सेपरेशन तो हुआ और फेनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है फेनॉल मॉलिक्यूल से, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी को और बढ़ा दे क्या? फेनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं कि अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूँ इसके साथ। ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर था, ये पहले ऑक्सीजन पे था, फिर ऑर्थो पे आता है, फिर पैरा पे आता है, फिर ऑर्थो पे आता है और फिर ऑक्सीजन पे चला जाता है। अगर मैं कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूँ, मान लेता हूँ पैरा पोजीशन में NO2, इनका काम है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना। तो जब रेजोनेंस होते हुए ये चार्ज ऐसे घूमते हुए जाएगा तो जब ये ऑक्सीजन से ऑर्थो और ऑर्थो से जब ये पैरा पोजीशन में जाएगा तो यहाँ पे भी एक NO2 लगा हुआ है, मतलब ये हर जगह लगा है NO2। तो जब इस पोजीशन में एग्जैक्टली आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज ये इस और पैरा पोजीशन पे है और इस पैरा पोजीशन पे हमने एक NO2 भी लगा के रखा है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये नेगेटिव को ये विड्रॉ कर लेगा, तो इस पूरे मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है ना और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि वो नेगेटिव जो था उससे भी हमारे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने विड्रॉ करके रख लिया अपने पास, तो ये और स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैं पैरा पोजीशन में या तो फिर ऑर्थो में भी लगा सकता हूँ, क्योंकि ये जो माइनस है ये ऑर्थो और पैरा यहीं पर रोटेट कर रहा है। तो मैं पैरा या ऑर्थो में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूँ तो वो वहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे उसे विड्रॉ कर लेगा अपने पास। तो वो वाला स्ट्रक्चर थोड़ा स्टेबिलिटी और ज़्यादा प्रोवाइड करने लगेगा, और जब स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करने लगेगा मतलब कि उस टाइप के जो फिनॉल ग्रुप होंगे उनकी एसिडिटी भी सबसे ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि H+ देकर जो माइनस बन रहा है वो माइनस को कोई विड्रॉ करने वाला बैठा है पहले से, देयरफॉर स्टेबिलिटी उनकी एसिडिटी और ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई है, देखते हैं। देखिए, द प्रेजेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 इनहेंस द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ फेनॉल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फेनॉल। देखिए, जैसे ये हमारा फेनॉल था, यहाँ पे हमने NO2 ऑर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन में लगा दिया, तो ये प्रोटॉन लूज करने के बाद कैसा बनेगा, यहाँ से ये टूट जाएगा, H+ चला गया तो ये O- ऐसा बना। पहले जब ये नहीं था तो ये O- यहाँ से निकल कर यहाँ ऐसे घूमकर फिर यहाँ चला जाता था। अब जब ये है तो भी O- ऐसे ही घूमेगा, लेकिन जब इस पोजीशन पे माइनस आया तो इस माइनस को विड्रॉ करने के लिए एक नाइट्रो बैठा है यहाँ पर, तो ये इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसलिए ये देखिए 2 नंबर स्ट्रक्चर पे सर्कल दिया हुआ है कि ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। हालांकि ये स्टेट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जब यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज घूम कर आता है तो ये NO2 के कारण स्टेबल बन जाता है और थोड़ा। देखिए, यही बातें लिखी यहाँ पर। दिस इज ड्यू टू द इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन फेनॉक्साइड आयन व्हेन सब्स्टिट्यूएंट इज एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज भी जब घूम रहे हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ही जाते हैं, और उस ऑर्थो और पैरा पोजीशन में अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 लगा के रखूँ
तो स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी अगर इस टाइप के फेनॉक्साइड आयन की, तो ये एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होगा इनका, ठीक है ना। तो ये बात हमने यहाँ से समझ लिया। फिर इसको भी देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, दी रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2, मतलब ये वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, दी रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2 ऑफ पैरा नाइट्रो फेनॉक्साइड आयन shows that negative charge of the ring is effectively delocalized by the electron withdrawing effect of nitro group. This in turn increases the stability of, ये वाले पूरे आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है कंपेयर टू ये वाले आयन जहाँ पर नाइट्रो ग्रुप नहीं लगा है। हेंस पैरा नाइट्रोफेनॉल, मतलब ये वाला, इज़ मोर एसिडिक देन फेनॉल। इस फेनॉल से भी ज़्यादा एसिडिक ये है, क्योंकि ये फेनॉल से जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये जो फेनॉक्साइड आयन बनेगा इससे भी ज़्यादा स्टेबल है ये। इससे जब ये इस कंपाउंड से, ये नाइट्रोफेनॉल से जब हमारा H निकल जाए तो जो बन रहा है, क्या बन रहा है, ये बन रहा है जिसे हम कह सकते हैं नाइट्रोफेनॉक्साइड आयन। ये ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू फेनॉक्साइड आयन, देयरफॉर ये पूरा चीज़ ज़्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू ये पूरा। सिमिलरली सेम कंसेप्ट लगाकर अगर ऑर्थो पोजीशन में भी आप यहाँ लगाएं तो ये देखिए हमारा ऑर्थोफेनॉल है, ये ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, इसका H अगर चला गया तो ये हो गया हमारा ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड फेनॉक्साइड आयन। अब ये जो नेगेटिव है ये यहाँ 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 ये तीन स्ट्रक्चर में जाएंगे, तो यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। जब यहाँ जाएंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर होने के कारण NO2 इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले रहा है। तो फिर से वही बातें यहाँ लिखी है कि द रेजोनेंस स्ट्रक्चर 3 ऑफ द ऑर्थोनाइट्रोफेनॉक्साइड आयन, ये हमारा ऑर्थोनाइट्रोफेनॉक्साइड आयन है, shows that negative charge of the ring is effectively delocalized by the electron withdrawing effect of the nitro group. This in turn increases the stability of, ये पूरे आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है एज कम्पेयर टू जिसमें NO2 नहीं लगा है। दस ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल ये वाला इज मोर एसिडिक देन फेनॉल, ये वाला। लेकिन अब समझने की बात है कि अगर मैं ये नाइट्रो ग्रुप को ऑर्थो या पैरा पोजीशन में नहीं लगा के मेटा पोजीशन में लगाऊँ तो क्या मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि जो ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है ये जब घूम रहा है इसके अंदर तो वो तो कभी भी ऑर्थो मेटा पोजीशन में जाता ही नहीं है। यहाँ भी नहीं गया, यहाँ भी नहीं गया और यहाँ भी नहीं गया। तो फिर इस NO2 का यहाँ होना और ना होना बराबर है, कोई बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। तो जब भी आपको NO2 लगाना है तो वो अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन में लगा है तभी हमारा एसिडिटी इंक्रीज हो रहा है, हमारे फेनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अगर मेटा पोजीशन में लगा है तो वो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं दे रहा। बट इन केस ऑफ मेटा सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफेनॉक्साइड आयन देयर इज नो सच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट इफेक्टिवली delocalize the negative charge of the ring. Hence the presence of NO2 at meta position is not so effective, जो यहाँ पर दिख रहा है हमें। इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए तो वो हम मेटा पोजीशन में कभी नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऑर्थो या पैरा पोजीशन में लगाएंगे, तभी जाकर हमारे पूरे फेनॉल ग्रुप का एसिडिटी इंक्रीज होगा और फेनॉक्साइड आयन का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। ओके, यहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जगह मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दूँ तो मतलब ठीक उल्टा कर दूँ कि कोई ऐसा ग्रुप लगा दे रहा हूँ जो इलेक्ट्रॉन और डाल रहा है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली स्टेबिलिटी और डिक्रीज होगी, एसिडिटी और डिक्रीज होगी। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन है? तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे हमने पढ़ा था एल्काइल ग्रुप है, जैसे CH3। तो अब अगर हम यहाँ पर देखिए इस ऑर्थो पोजीशन में CH3 लगा दिया, ये मेटा पोजीशन में CH3 लगा दिया या तो पैरा पोजीशन में CH3 लगा दिया, इनका काम है इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रुप के अंदर डालना। पहले से इलेक्ट्रॉन ग्रुप में थे, अगर मैं और इलेक्ट्रॉन डाल दूँ उसमें तो फिर स्टेबिलिटी तो डिक्रीज ही होने वाली है। तो देखिए द प्रेजेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन विद रिलीजिंग ग्रुप लाइक एल्काइल decreases the stability of phenoxide ion. This in turn decreases the acidic strength of phenol. Therefore, cresol is less acidic than phenol. तो ये जितने भी ग्रुप है, ये जितने भी स्ट्रक्चर है, ये सब लेस एसिडिक देन फेनॉल। और मतलब अगर मैं ऐसा एक बात करूँ, OH रिंग, अगर इस रिंग में मैं कहीं भी लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल इस रिंग के यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया तो इनकी एसिडिटी कम हो गई। और इस ग्रुप में मैं अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, NO2 सॉरी इलेक्ट्रॉन, ये था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया,
इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जा रहे हैं तो ये फिर हो गया लेस एसिडिक। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल ले रहे हैं, तो ये फिर हो गया मोर एसिडिक। ओके, तो इसी बेसिस पे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया है। जैसे देखिए ये हमारा पी नाइट्रोफेनॉल, ऐसा ये ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ये मेटानाइट्रोफेनॉल और ये सिर्फ फेनॉल। तो फेनॉल का यहाँ पर पी के ए है। पी के ए मतलब हो गया पोटेंशियल ऑफ के स्टैंड्स फॉर एसिड डिसोसिएशन। ठीक है, तो जो पी के ए है ना, वो हो गया हमारा पोटेंशियल ऑफ एसिड डिसोसिएशन। इसका वैल्यू जितना छोटा होगा मतलब वो ज़्यादा एसिडिक है। ओके, लेस वैल्यू मोर एसिडिक, इतना आप समझ लीजिए। अगर वैल्यू लेस है तो एसिडिक ज़्यादा है। तो सबसे पहले फेनॉल का देखिए, फेनॉल का वैल्यू 10 है। अगर ये NO2 इसमें लग जा रहा है तो इनका एसिडिटी देखिए इंक्रीज हो जा रही है, इनका वैल्यू कम होते जा रहा है, मतलब एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रो का एसिडिटी है, फिर ऑर्थो और फिर मेटा में देखिए एसिडिटी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 10 से 8.3 हुआ है। कम तो हुआ है लेकिन कम हुआ है। ओके, और यही इसके जगह अगर मैं CH3 लगा दूँ, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दूँ, तो और क्या होगा, एसिडिटी और डिक्रीज हो जा रही है। पहले 10 था लेकिन अब 10.2, 10.2, 10.1 ऐसा कुछ हो गया। ओके, तो यहीं से हमें समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पर एसिडिटी डिक्रीज होगी और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाने पर एसिडिटी इंक्रीज होगी। वेयरएज अगर सिर्फ फेनॉल को छोड़कर अगर मैं सिर्फ नॉर्मल का एल्कोहल की बात करूँ, सीधे स्ट्रेट चेन वाले एल्कोहल की, तो ये सब कार्बन क्या करते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करते हैं, मतलब रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। तो इनके बीच में जो हमारी पोलरिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, देयरफॉर एसिडिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है। इसलिए ये पी के का वैल्यू इंक्रीज हो गया। तो आपको ये समझ रखना है कि पी के का बड़ा वैल्यू है मतलब एसिडिटी कम है। देखिए, ग्रेटर दी पी के वैल्यू वीकर दी एसिड, ठीक है, और लेसर दी पी के वैल्यू मोर दी एसिडिक। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने ये समझा। यहाँ पर हमें कह रहा है अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे सारे को अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है। ये यहाँ पर नंबर 1 लिखा है प्रोपेन 1 ऑल, तो मैंने इसे ड्रॉ कर लिया, CH3 CH2 CH2 OH, ये हमारा हो गया प्रोपेन 1 ऑल। फिर नंबर 2 पे दिया है 2,3,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। क्या मतलब होता है, जस्ट जैसे यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। हमारे पास एक पहले तो हम एक फिनॉल बना लेंगे, बेंजीन रिंग है ये फिनॉल OH, और फिर ट्राई नाइट्रो 2 4 6, तो ये हमारा 1 है ये वाला पोजीशन, तो ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। 2 4 6 पे क्या है हमारा, नाइट्रो है NO2, ठीक है, जैसा यहाँ पर ड्रॉ किया गया NO2। ओके, और ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो गया। फिर नंबर 3 में है 3 नाइट्रोफिनॉल, मतलब कि यहाँ पर ये 1 पोजीशन है, तो ये 2 ये 3, मतलब मेटा पोजीशन में हमारा नाइट्रो लगा है, 3 नाइट्रोफिनॉल, ये ड्रॉ हुआ। नंबर 4 दिया था 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, मतलब 3 और 5 में लगाना है। तो फिर से बेंजीन रिंग अगर बनाता हूँ फिनॉल, ये फिनॉल यहाँ पर है, फिर ये पोजीशन 2, ये पोजीशन 3, ये 4, ये 5, हमें 2 और 3 और 5 में लगाना है। तो ये 3 में हमने लगाया, ये 5 में लगाया। फिनॉल मतलब कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ OH एक रखना है। और 4 मिथाइल फिनॉल, मतलब क्या है कि 4 नंबर पोजीशन पे, अगर यहाँ पर हमारा इस पोजीशन पे हमारा OH है, तो ये पोजीशन 2, ये पोजीशन 3, ये पोजीशन 4, मतलब पैरा पोजीशन पे हमें मिथाइल लगाना है, तो हमने लगा दिया। तो ऐसे करके पहले सबका स्ट्रक्चर बना लिए है ताकि हमें समझ आए कि अब हमें आगे क्या करना है। जब स्ट्रक्चर बन चुका है तो अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हमें ये पता है कि फिनॉल का ऐसे भी नॉर्मल अल्कोहल से फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये भी जानते हैं कि अगर हम इस फिनॉल में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, जैसे कि NO2, इनका काम क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को फिनॉल से विड्रॉ करते हैं, निकाल लेते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लूँ तो उनका एसिडिटी, फिनॉल का एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दूँ, जैसे CH3 लगा दूँ, जो इलेक्ट्रॉन को और फिनॉल के अंदर डालेंगे, तो उसके बाद उस फिनॉल का एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी डिक्रीज होने पे उनकी एसिडिटी भी डिक्रीज होती है, अभी हमने देखा ही था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल फिनॉल है।
लेकिन इस फेनॉल में अगर ये CH3 लगा दिया जाए जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा पुश कर रहा है इस बेंजीन रिंग के अंदर, ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस है और ज़्यादा पुश कर रहा है, तो क्या होगा, इनका एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर इसमें लिखूँ फेनॉल के कंपैरिजन में, ये हमारा फेनॉल है, इनके कंपैरिजन में अगर मैं ऐसे देखूँगा तो एसिडिटी इनका कम होगा। तो लिखता हूँ फेनॉल ये 5 पोजीशन में, उससे कम एसिडिटी है, मतलब ऐसा कम एसिडिटी है हमारे 4 मिथाइल फेनॉल का, ये हुआ। अब नाइट्रो ग्रुप डालने से एसिडिटी इंक्रीज होती है। एक नाइट्रो ग्रुप डालूंगा तो थोड़ा इंक्रीज होगा, 2 डालूंगा तो और इंक्रीज होगा, 3 डालूंगा तो और इंक्रीज होगा। और मेटा पोजीशन में डालने से इफेक्ट कम होता है, लेकिन पैरा और ऑर्थो पोजीशन में डालने से इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हाल है, यहाँ पर एक फेनॉल है मेटा पोजीशन में, तो इससे एसिडिटी तो इंक्रीज होगी, थोड़ा थोड़ा होगी। अब यहाँ पर 2, ये वाले पे देखें तो यहाँ पर 2 नाइट्रो ग्रुप है मेटा पोजीशन में, दोनों नाइट्रो पोजीशन में, तो 2 नाइट्रो ग्रुप होने के कारण एसिडिटी और ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो फिर ये वाला नंबर 4 हो गया इसमें। फिर इसमें अगर देखिए तो 3 नाइट्रोफेनॉल है और ऊपर से ये तो फिर ऑर्थो पोजीशन में 2 और पैरा पोजीशन में 1, तो मतलब तीनों ही सिग्निफिकेंट जगह पे जहाँ पर उनका इफेक्ट ज़्यादा आएगा वहीं पर ही है, तो इनका एसिडिटी तो सबसे ज़्यादा होगी। तो ये हो गया हमारा 2। अब क्या रह गया, ये 1 रह गया, क्योंकि हम जानते हैं कि फेनॉल से या फेनॉल के किसी भी सब्सटीट्यूएंट से, जैसे कि ये CH3 लगा हुआ फेनॉल है 4 नाइट्रोफेनॉल, तो किसी भी टाइप ऑफ फेनॉल से हमारा जो स्ट्रेट चेन वाला अल्कोहल है उनकी एसिडिटी कम ही होती है। तो ये हो गया हमारे सबसे फर्स्ट वाला, मतलब लास्ट वाला, कि इनकी एसिडिटी सबसे कम, फिर इनकी एसिडिटी, फिर इनकी एसिडिटी ज़्यादा, फिर इसकी सबसे उससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा ये। तो इस तरीके से हमारा ये अरेंज हुआ। देखिए यहाँ पर आंसर भी दिया है, क्या इसके संग मैच हो रहा है। हमारा 2 सबसे ज़्यादा है, फिर 4, फिर 3, फिर 5, फिर 6 और फिर लास्ट में 1, तो ये मैच कर रहा है इसके साथ। यहाँ पढ़ लेते हैं थ्योरी क्या लिखा है कि मोर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, मतलब NO2, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, मीन्स मोर एसिडिक देन फेनॉल। हमारे जो नॉर्मल फेनॉल है उस नॉर्मल फेनॉल में अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 अगर अटैच्ड हो तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं। और मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो वो अगर अटैच होगा फेनॉल में तो फेनॉल को लेस एसिडिक बना देगा। तो यही लिखा है, मोर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप मीन्स मोर एसिडिक देन फेनॉल, एंड मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक CH3 मीन्स लेस एसिडिक देन फेनॉल। तो ये दोनों कंसेप्ट से हमने फेनॉल को पूरा सजा लिया। उसके बाद क्या लिखा है कि अल्कोहल इज ऑलवेज लेस एसिडिक देन एनी टाइप ऑफ फेनॉल, किसी भी तरीके के फेनॉल से, फेनॉल या फेनॉल के सब्सटीट्यूएंट से हमारा अल्कोहल सबसे लेस एसिडिक होगा, इसलिए ये अल्कोहल सबसे पीछे आया। तो वही यहाँ पर होकर इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर किया। अब ये लास्ट पार्ट है जहाँ पर हमारा अल्कोहल फिर से न्यूक्लियोफाइल जैसा काम कर रहा है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस रिएक्शन के प्रोसेस को कहते हैं एस्टरिफिकेशन। यहाँ पर क्या बनता है, एस्टर्स बनते हैं, एस्टर्स, इसलिए इनका नाम है एस्टरिफिकेशन। तो आप देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अल्कोहल एंड फेनॉल रिएक्ट्स विथ कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड टू फॉर्म ईस्टर्स। ठीक है, तो अल्कोहल फेनॉल इन सब के साथ रिएक्ट करके क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो फिर एसिड क्लोराइड और या तो फिर एसिड एनहाइड्राइड, इन तीनों में से किसी से भी साथ अगर हमारा अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, ईस्टर मिलता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है आपको पता है, कार्बोक्सिलिक का जो ग्रुप है COH, इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप कहते हैं। तो इसे अगर ड्रॉ करें तो ये ऐसा दिखता है, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एसिड क्लोराइड को देखिए तो ये देखिए ROCl है ना, सॉरी RCOCl, ये कैसा होगा, ये R, ये C डबल बॉन्ड O और Cl। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये OH के जगह यहाँ पर Cl लगा है, इसे हम कहते हैं एसिड क्लोराइड। और जो एसिड एनहाइड्राइड है इसमें देखिए RCO जो है 2 टाइम्स है और फिर ऑक्सीजन है, इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, ये ऐसा है, देखिए RC डबल बॉन्ड O और ये वाला एक O। यहाँ तक हमने पहले अगर आप ये देखें तो यहाँ पर ये RCO है ना, ये RCO है, ठीक है, ओके, और एक RCO होगा, डबल बॉन्ड O, ये RCO 2 टाइम्स लिखा है, RCO 2 बार यहाँ पर, तो मैंने यहाँ एक RCO और यहाँ एक RCO बना दिया।
अब दोनों RCO एक ऑक्सीजन के संग जुड़ा है, तो यहाँ पर ऐसा, ये हो गया हमारा एसिड एनहाइड्राइड। अब ये सारे अल्कोहल के संग जब रिएक्ट करते हैं तो ये हमें देता है ईस्टर। ईस्टर को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए ROCOR-, ये कैसा है, ये R O फिर C_O और ये R डैश, ऐसा ये हमारा बन गया ये ईस्टर, ROCOR-, ROC_O ये हमारा ईस्टर बन गया। तो और अल्कोहल तो हम जानते हैं अल्कोहल कैसा होगा, ये ROH ये अल्कोहल होगा, और फेनॉल होगा तो फिर ये बेंजीन रिंग के साथ एक OH लगा देते हैं। तो इसे अब हम रिएक्शन में देख लेते हैं कि कैसे क्या स्ट्रक्चर तो हमने यहाँ पर देखकर सीखा है। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ों की जो बात कर रहे थे वो तीनों चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। क्या क्या है, एक कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है जो कैसा दिखता है RCOOH, ऐसा उनका स्ट्रक्चर भी यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, दूसरा था एसिड एनहाइड्राइड जो ऐसा है R-CO2O, ये वाला जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया एसिड एनहाइड्राइड RCO2O, इनका स्ट्रक्चर जस्ट जैसे हमने यहाँ ड्रॉ किया था, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है। और लास्ट जो फॉर्म है वो हमारा है एसिड क्लोराइड का, ये देखिए उनका स्ट्रक्चर ऐसा है R-COCl, जस्ट यहाँ OH की जगह Cl होगा तो ये एसिड क्लोराइड बन जाते हैं। ओके, सबको अल्कोहल से रिएक्ट कराना है और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ईस्टर मिलेगा। ईस्टर का भी हमने डायग्राम स्ट्रक्चर बना रखा है। तो आप देखिए यहाँ पर RO मतलब अल्कोहल, इस स्लैश में AR लिखा है, मतलब कि ये एराइल ग्रुप है, मतलब कि बेंजीन रिंग भी हो सकता है। इसका मतलब कि ये हमारा अल्कोहल भी हो सकता है, ये हमारा फेनॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। ठीक है, ये जब रिएक्ट करेंगे एक कार्बो ऑक्सिलिक एसिड के संग, ये कार्बोक्सिलिक लिखा है, ये कार्बो ऑक्सिलिक एसिड के संग जब रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें जो मिलेगा वो देखिए ये मिल रहा है ईस्टर प्लस वाटर। अगर इसे समझे कि कैसे ये बना रहे हैं तो इसे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं ROH, क्योंकि ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल जैसा रिएक्शन है ना, ऊपर हेडिंग में ही लिखा है देखिए कि हमारा अल्कोहल इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, तब एस्टरिफिकेशन होता है। और जब न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करते हैं तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, सॉरी अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटेगा, अगर ये हमारा अल्कोहल है, ये हमारा अल्कोहल है ROH, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करता है तो हमारा O और H के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटता है। ओके, और अगर इलेक्ट्रोफाइल जैसा एक्ट होता तो हमारा R और मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के जो बीच का बॉन्ड है वो टूटता है। ओके, तो फिलहाल तो ये न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ से टूटेगा, जब इलेक्ट्रोफाइल हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में तब वो यहाँ से टूट रहा होगा। ओके, बॉन्ड तो यहाँ पर देखिए जब हम न्यूक्लियोफाइल पढ़ रहे हैं तो हमारा कार्बन तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ही टूटने वाला है, तो यहाँ से हाइड्रोजन टूट कर निकला और यहाँ पर जो R-COOH है मतलब हमारा कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है, वहाँ का ये OH टूट रहा है। ओके, यहाँ से बॉन्ड टूटे। ओके, अब क्या होगा कि ये H और ये OH दोनों मिलकर यहाँ पर H2O बना दे रहे हैं, और ये जो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के संग जो बॉन्ड यहाँ टूटा है वो वहाँ पर ये वाला कार्बन का बॉन्ड साथ में जुड़ जा रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, तो इसे हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमारा ये हमारा ROH ऐसे बना है और यहाँ पर R- जो लिखा है वो, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड जो है ये टूट रहा है यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड। ओके, इसे मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। ओके, और हाइड्रोजन निकल कर चला गया। ओके, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड था इसे भी रेड से मार्क कर देता हूँ, OH के संग ये बॉन्ड टूट रहा है और OH निकल कर चला गया। अब ये जो हाइड्रोजन निकल के गया है, हाइड्रोजन जो निकल के गया है, ये हाइड्रोजन को ही मार्क कर देता हूँ, ये हाइड्रोजन और यहाँ से जो OH निकल के गया है ये दोनों मिलकर यहाँ वाटर बना दिए, और फिर ये जो रेड वाला बॉन्ड यहाँ पर रह गया है, ये जो रेड वाला बॉन्ड यहाँ रह गया और ये रेड वाला बॉन्ड यहाँ रह गया, ये दोनों आपस में जुड़ गए। ठीक है, तो आप देखिए ये बन सकता है ऐसा, जस्ट इसे मैं अगर रिवर्ट कर दूँ, घुमा कर लिखूँ तो R-O-, ये वाला डैश ये डैश के संग जुड़ गए तो ROC_O_R-, और ये क्या है, कुछ नहीं है, ये ईस्टर है। ओके, तो ये समझने वाली बात थी यहाँ पर। दूसरे अगर मैं एसिड एनहाइड्राइड लूँ तो यहाँ पर भी वही अल्कोहल या फिनॉल के साथ में R-CO2O इसको रिएक्ट कराना। इसका स्ट्रक्चर कैसा ऐसा है जो हमने ऊपर भी बनाया था, R-C
डबल बॉन्ड O, फिर ये एक ऑक्सीजन बीच में रहेगा, फिर से R' डबल बॉन्ड O, दोनों को जुड़ा गया है एक ऑक्सीजन के साथ। ये R' है ना, यही यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पे 2 टाइम लिखा है तो ये भी R' लिख दिया हूँ, दोनों को जोड़ा गया एक ऑक्सीजन के संग। तो ये हमारा हो गया एक एसिड एनहाइड्राइड। यहाँ पर कौन दोनों स्ट्रक्चर जुड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर फिर से सर्कल किया गया है, ये वाला पार्ट यहाँ और ये वाला पार्ट यहाँ, इतना टूटकर अलग हो गया, दोनों जुड़ जाएंगे। अब जो जुड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड के संग ये हाइड्रोजन जुड़ेगा और हमें ये दिखेगा। देखिए R' डबल बॉन्ड O और ये H यहाँ जुड़ गया, तो ये हमें मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ भी वही दिखाया गया है कि ये सर्कल और ये सर्कल जुड़कर ये बन रहे हैं। यहाँ भी दिखाया जा रहा है कि ये सर्कल और ये सर्कल जुड़कर ये बन रहे हैं। अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो फिर बाकी जो रिमेनिंग है, यहाँ इतना और यहाँ इतना, ये भी तो जुड़ेंगे आपस में। तो इसे आप ऐसे ही समझ सकते हैं। फिर सर्कल सर्कल वाले जुड़ गए, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन इतना और फिर बाकी के ये वाले पोर्शन इतने, ये भी तो आपस में जुड़ेंगे। तो ये जब जुड़ रहे हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। आप देख लीजिए, यहाँ से ऑक्सीजन और ये कार्बन के संग जुड़ रहे हैं, डबल बॉन्ड ऐसा ये मिल रहा है, ये ईस्टर हो गया। तो यही ऐसे हमें ध्यान रखना है बस। तो दूसरे केस में ये हमें ईस्टर मिल रहा है। तीसरे केस में अगर देखें तो ये कौन सा है, एसिड क्लोराइड। यहाँ पर R'COCl, जस्ट यहाँ से जैसे ऐसे हमारे इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में R'COH था, यहाँ पर OH था, उस OH की जगह Cl लगता है, तो इसे हम कहते हैं एसिड क्लोराइड। यहाँ पर क्या हो रहा है, जस्ट जैसे ये सर्कल किया गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों आपस में जुड़कर अब HCl बना रहे, ये भी सर्कल में। और रह क्या गए थे, यहाँ से RO इतना रह गया था और यहाँ से R' और डबल बॉन्ड O ये रह गए थे। अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, कहाँ से, ये वाले कार्बन के संग। यहाँ पर जो कार्बन है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, वो दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो यही देखिए, यहाँ से हमारा RO ये वाला और यहाँ से C R' और डबल बॉन्ड O, ये देखिए C R' डबल बॉन्ड O यहाँ जुड़ गया। ओके, तो इसके तरीके से हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, ईस्टर ये बन रहा है, जो इसे ईस्टर कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ जो नोट करने वाली थी, यहाँ पर लिखा है और फिर हम डिस्कस भी करेंगे कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड के संग अल्कोहल का रिएक्शन हो रहा है तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो रहा है। जब एसिड एनहाइड्राइड के संग हमारा अल्कोहल का रिएक्शन हो रहा है या फिनॉल का रिएक्शन हो रहा है तो ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है और इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो रहा है। वेयर है जब एसिड क्लोराइड के संग हमारे अल्कोहल का रिएक्शन हो रहा है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ये जस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन है और इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन हो रहा है। पाइरिडीन, अब पाइरिडीन क्या होता है, पाइरिडीन ऐसा एक कंपाउंड है, बेंजीन रिंग रहेगा, सिर्फ लास्ट में नाइट्रोजन, यहाँ मतलब रिंग के अंदर ही नाइट्रोजन है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का जो कॉन्जुगेट रहता है वो तो रहेगा ही, एक के बाद एक ऐसा। तो जस्ट बेंजीन रिंग में एक कार्बन को हटाकर नाइट्रोजन लगा दिया जाए तो जो हमें मिलता है उसे हम पाइरिडीन कहते हैं। यहाँ पर पाइरिडीन ही यूज हो रहा है इन दी एज अ फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट। ओके, और एक बात है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन मुझे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसे एग्जीक्यूट करना है, ऐसा कुछ कंडीशन क्रिएट कर देना है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो। तो एज पर लास्ट टेस्ट प्रिंसिपल अगर मैं प्रोडक्ट कंज्यूम करते जाऊँ, इस प्रोडक्ट का जो वाटर बन रहा है ये अगर मैं यूज़ कर लूँ या इसे हटाते जाऊँ तो रिएक्शन यहाँ पर अनस्टेबल रहेगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक डेफिशिएंसी वाटर का हरदम बनता ही जा रहा है, क्योंकि जैसे ही वाटर बन रहा है मैं उसे निकाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर भी वही वाटर बन रहा है, मैं निकाल दूंगा तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होता ही रहेगा। यहाँ भी जो एसिड बन रहा है अगर मैं उसे निकालता जाऊँ तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ भी अगर मैं इसे निकालता जाऊँ तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता ही जाएगा। तो ये सब हम यहाँ स्टडी करते हैं। देखिए क्या लिखा है, द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो R'COH है एंड द एसिड एनहाइड्राइड जो R'CO(O) ये है, is carried out in presence of concentrated sulfuric acid in small amount. The reaction is reversible and therefore water is removed as soon as it is formed. तो इस दो के बारे में बात करें, नंबर 1 और नंबर 2, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एसिड एनहाइड, ये दोनों ही रिएक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन है और हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्मॉल क्वांटिटी यूज करते हैं और यहाँ पर जो वाटर बनता है जैसे ही बनता है उसे हम निकाल लेते हैं बाहर, ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता रहे। यहाँ भी वही करते हैं, जैसे ही एसिड बनता है इसे हम निकाल लेते हैं बाहर ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता ही रहे।
पायरिडीन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या बन रहा है प्रोडक्ट, हमारा अल्कोहल बन रहा है, और ये पायरिडीन जो है ना एक बहुत अच्छा बेस है। तो इस बेस को इसलिए यूज़ किया जा रहा है कि ये जो अल्कोहल मैंने कह दिया, से एसिड है, ये HCl एक एसिड है और ये पायरिडीन एक बेस है। बेस को इसलिए यूज़ करें कि जैसे ये एसिड बनेगा, प्रोड्यूस होगा या फॉर्म होगा, वो ये इस बेस के संग रिएक्ट करके कंज्यूम हो जाएंगे, ये रिएक्शन से बाहर निकल जाएंगे। देयरफॉर ये रिएक्शन हरदम फॉरवर्ड में चलता ही रहेगा और इसकी स्पीड भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। तो हमने ये इसका पढ़ लिया, पायरिडीन के बारे में पढ़ते थे। इन द रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड मतलब ये वाला जो अभी हमने देखा एसिड क्लोराइड, क्या हो रहा है, R-COCl इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन जो एक बेस है, सो एज टू न्यूट्रलाइज HCl जो बन रहा है उसे न्यूट्रलाइज करेंगे एज सुन एज इट इज़ फॉर्म्ड। दिस शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट हैंड साइड दैट इज प्रोडक्ट साइड। तो हमारा इक्विलिब्रियम जो राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट साइड एज पर लार्ज प्रिंसिपल होने लगता है। ओके, तो ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है। साथ में एक ये पढ़ते हैं यहाँ पर कि द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप मतलब CH3CO। अगर इसे ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे एसिटाइल ग्रुप को, या ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O और ये ऐसा इतना यहाँ पर है, ये एक ग्रुप है, यहाँ पर कुछ और अटैच हो सकता है। तो ये हो गया हमारा CH3CO, ये एसिटाइल ग्रुप। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप इन अल्कोहल, अगर अल्कोहल में एसिटाइल ग्रुप को डाल दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ये अल्कोहल या फिनॉल में इज नोन एज एसिटाइलेशन। तो इसे कहते हैं एसिटाइलेशन। ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है। अगर एसिटाइल ग्रुप को अल्कोहल में डाल दिया जाए तो प्रोसेस को कहते हैं एसिटाइलेशन। अब एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूसेज एस्पिरिन, जो कि यूज होता है इन एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एस्पिरिन तो हम लोग सुने ही हैं, सर दर्द के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एनाल्जेसिक है, इन कामों के लिए यूज होता है। तो आप देखिए ये सैलिसिलिक एसिड को अगर हम क्या करेंगे, एसिटिलेशन करेंगे इनका, तो देखिए ये हमारा सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड मतलब एक साथ एक जगह अल्कोहल OH कनेक्टेड रहेगा और एक जगह एसिड कनेक्टेड रहेगा COOH। ओके, तो ये हमारा सैलिसिलिक एसिड बन गया। इनके संग इनका हमको क्या करना है, एसिटाइलेशन करना है। तो एसिटाइलेशन करने के लिए ये हमने यूज किया है। ये क्या है, इसे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये ऐसा दिखेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, 2 बार लिखा है ना, तो हमें फिर से बनाना है, डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, दोनों बार जो लिखने के बाद ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, मतलब ऐसे। ठीक है, तो इनका ये जो पूरा प्रोडक्ट हमने यहाँ पर लिखा है, ये मतलब पूरा कंपाउंड हमने जो लिखा है, इनका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये कौन वाला कंपाउंड हो गया, ये बीच वाला जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था, ये देखिए R-CO2O यहाँ पर है ना, ये पूरा चीज़ और ये पूरा चीज़। जस्ट ये R- की जगह अगर आप CH3 लिख दे तो अभी हमने जो बनाया है वही आपको मिलेगा। ये देखिए R- की जगह मैं CH3 लिखूँ तो ये हमें जो मिल रहा है इसे हम कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इनका और IUPAC नेम है इथेनोइक एनहाइड्राइड। ओके, अब इनका मुझे इनके संग जोड़ना है। कैसे जुड़ेंगे, यहाँ से ये तो यहाँ से H हटने वाला है, जैसे पहले होता था, ये H हटता था यहाँ से, और यहाँ से क्या हटेगा, पूरा इतना हटेगा। ओके, ये पोर्शन, सॉरी ये पोर्शन नहीं, एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ, इतना पोर्शन हटेगा। देखिए ये पोर्शन हटेगा। अब ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो देखिए ये मिलेगा आपको, ये वाला। ठीक है, देखिए यहाँ से ये O के संग ये H जुड़ जाएगा, हमें ये मिलेगा। ये क्या है, ये CH3COOH है, मतलब हमारा फेमिलियर जो हमसे जिनसे परिचित है एसिटिक एसिड, CH3COOH लिखूंगा तो ऐसा दिखेगा, CH3COOH। ये एक साइड मिल गया और इनके संग ये अटैच होने वाला है, तो ये ऑक्सीजन के संग ये कार्बन यहाँ से अटैच होगा। तो जस्ट वही करते हैं, इस ऑक्सीजन के संग ये कार्बन और ये पूरा चीज़ अटैच करेंगे तो देखिए हमें ये मिल रहा है। अब ये जो मिल रहा है इनका नाम ही है एस्पिरिन। और IUPAC नेम देखिए, एस्पिरिन कॉमन नेम है, IUPAC नेम देखिए तो इसे कहेंगे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो ये सैलिसिलिक एसिड था, सैलिसिलिक एसिड में अगर हम एसिटाइल ग्रुप को ऐड करते, देखिए एसिटाइल ग्रुप ऐड हुआ कि नहीं, जस्ट H को हमने हटाया और CH3C डबल बॉन्ड O को जोड़ा है। देखिए ये H को हमने हटाया और CH3C डबल बॉन्ड O इतना को जोड़ा है,
यहाँ पर देखिए H को हटाकर हमने ये वाला जोड़ा है। तो क्या किया हमने, सैलिसिलिक एसिड का एसाइलेशन कर दिया, एसिटिलेशन कर दिया, सॉरी एसिटिलेशन कर दिया। तो सैलिसिलिक एसिड का एसिटिलेशन करने पे हमें एस्पिरिन मिलता है, जिसे हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कह सकते हैं। ओके।